शिवसेना का हिंदुत्व अब माइल्ड हो गया है कि जब मूर्ति बनती है तब हैमर एंड चिजल का इस्तेमाल होता है। तब वो समय वैसे था, 60s हो, 70s हो, 80s हो, वो समय वैसे था। आपने 90s नहीं कहा? 90s भी। मुझे श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट याद आ गई। बिल्कुल, लेकिन मेरे सामने सर सामना का एक उदाहरण है 2015 का। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से निपटने का एक ही तरीका है कि कुछ दिन मुसलमानों से वोट करने का अधिकार ले लिया जाए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लुप्त हो जाएंगे। अगर इसमें आप पढ़े तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले। पर सॉल्यूशन क्या सुझाया जा रहा है? तो आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले हिंदू आत्मघाती दस्ते का विचार ठीक था जो आपके दादाजी ने दिया था? देखिए, जब धर्म पे कोई आता है, धर्म संकट आता है, तो हमारे धर्म के लिए हमें खड़ा रहना भी पड़ेगा। और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। He gave a call for Hindu suicide bomber squad in response to Islamist suicide bombers. मैंने ये सीख ली है कि बात फ्यूचर की होनी चाहिए। झगड़ रहे हो तो फ्यूचर पे झगड़ो। पिछले जो कुछ हुआ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उस पे क्यों झगड़ रहे? वही बात भाजपा और शिवसेना के लोग भी अपने अपने तर्कों के साथ कह रहे हैं कि झगड़ा फ्यूचर का था जो शुरू 2014 में हुआ था। क्या आप देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे? मेरे पास खाता तो नहीं था। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ था रेनेसां होटल में विधान परिषद के चुनाव को लेकर? क्या था झगड़ा आपके एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच? बाजू में बिठाए मेरे उनको और पूछे क्या झगड़ा था। एकनाथ शिंदे कैंप का ये कहना है कि वो उस दिन से ही असहज थे जिस दिन उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया कि हम चुनाव के पहले जिस बीजेपी के साथ थे उसके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाएंगे। या उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अजीत दादा फंड नहीं देते थे इसलिए हम भाग गए। अभी उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अजीत दादा तो है। जब आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब क्या आप अपने चाचा राज ठाकरे से मिलने गए थे? नहीं। इस तरह की खबरें चली कि आपने मनसे प्रमुख से समर्थन मांगा और उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। राहुल गांधी दोस्त हैं आपके? कह सकते हैं। वो अदानी के साथ अंबानी भी बोलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का परिवार मुकेश अंबानी का अच्छा मित्र है, इसलिए वो अडानी पे टारगेट करते हैं, अंबानी पे नहीं। आपको बताता हूं, दोनों से हमारी दोस्ती है। अंबानी परिवार ने जो किया है, देश का सर्वोत्तम कन्वेंशन सेंटर बनाया, सबसे अच्छी स्कूल देश में की यहाँ बीकेसी में बनाई है। तो ठाकरे परिवार ने अंबानी को चुना, अडानी को नहीं। आपकी पार्टी के पुराने नेता, नाम है नारायण राणे हैं, और वो कह रहे हैं कि जेल तो आदित्य ठाकरे जाएंगे दिशा सालियान के केस में। जैसे मनसे पे मैंने बात करता हूँ, इन पे भी बात नहीं करता क्योंकि कुछ गंदगी में मुझे जाना भी नहीं। आर यू टेलिंग मी कि 2005 में विदेश से लौट के इस्तीफा सौंपने और उसी शाम उनको तो निकाल दिया साहब ठाकरे के द्वारा उनको निकाले जाने के ऐलान और फिर उनका सिंधुदुर्ग का दौरा, क्या उसके पहले नारायण राणे ऐसे नहीं थे जैसा आप दावा कर रहे हैं? शायद होंगे भी। तब आपकी पार्टी को सूट कर रहा था उनका व्यक्तित्व? शायद तब थे, लेकिन हमारी गलती हुई। जैसे ये 40 गद्दारों को देखने में गलती हुई। वर्ली में आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कैंडिडेट और आपके दोस्त मिलिंद देवड़ा याद आ अभी गए। लगभग 5 या 6 मेरे दोस्त ऐसे जिक्र किया है। तो वो सब लोग इतने फॉन्डली इंटरव्यूज में आपका जिक्र करते हैं, तो क्या वो उचित समझते हैं मुझसे आके लड़े? और क्या वो शिवसेना में आना चाहते थे पहले? देखिए, मैं कभी भी, अब ये इतना लंबा पॉज लेंगे आप? ये लिटरेचर में से हैवी पॉज कहते हैं जी। कभी कोई भविष्य में संभावना कि शिवसेना और भाजपा फिर से एक हो जाएं? नहीं, उनसे पूछे कि वो नकली संतान से बात कर सकेंगे। कभी ना कभी आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं है तो कल पड़ेगी। नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में अलाइन होते, कभी इंडिया में अलाइन होते। मैंने सुना है जल्दी वापस आने वाले इंडिया में। अच्छा, क्यों इतनी परफॉर्मेंस डिप की 5 साल में शिवसेना की? सबने कहा कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। नहीं, भाजपा के चेहरे लगाए हमने, शायद यही गलती थी। लेकिन वो लोग जो थे वो बहुत अलग थे। अरुण जी, सुषमा जी, राजनाथ जी भी आज भी बहुत करीबी है। ऐसा कुछ ना बोल दें कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं भाजपा में। अभी ये आप कितना काटोगे, कितना दिखाओगे? हम कुछ नहीं काटते हैं भाई साहब। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये जमघट है, लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम, जहां पर सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट में आज के हमारे मेहमान हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और वर्ली से विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे। दिल तो कर रहा था कि पूर्व कवि और पूर्व गीतकार भी बोल, पूर्व कवि, पूर्व मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, बहुत सारे पूर्व लगे हुए हैं। वील कम टू दैट। यंगेस्ट पूर्व भी। यंगेस्ट पूर्व, हम उन सब पर बात करेंगे। लेकिन
मुझे अपने परिचय में कहना पड़ा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, अंग्रेजी में यूबीटी, हिंदी में उबाटा। और ये कहानी शुरू होती है जून 2022 से। क्या हुआ था रेंसा होटल में विधान परिषद के चुनाव को लेकर? क्या था झगड़ा आपके एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच? बात साफ थी। ये सिर्फ 2022 की बात नहीं है, लगभग 2021 से बात शुरू हुई। दो साइमल्टेनियस चीज़ें चल रही थी। एक तरफ मेरे पिताजी के 2 ऑपरेशंस हुए, एक प्लान्ड ऑपरेशन था और उसके 6 दिन बाद एक इमरजेंसी सर्जरी हुई। तो वो स्पाइनल वाला? स्पाइन, और उसी के साथ में ही एक इमरजेंसी सर्जरी उसी को लेके हुई जी। एंड ऑलमोस्ट ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे, कन्फाइंड टू द रूम, बबल में थे। और उसी के दौरान जो एकनाथ शिंदे के 1-2 उनके साथ में रहने वाले लोग थे, उनको ईडी ने उठाया था, जो भी उनके जो एजेंसीज है आईटी ने उठाया था, और उनको भी कहा गया था कि देखो भाई, अगर आप आओगे नहीं तो आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। इनके भी मन में ख्यालात आ गए कि चलो अभी तो हमारे जो पार्टी के लीडर है, जो सीएम है, वो अभी हॉस्पिटल में है, कितने दिन रहेंगे, क्या होगा, क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर है। तो इन्होंने एक को खरीदना शुरू कर दिया था और ये बातें हमारे कानों पे आ रही थी। तो लगभग, जब आप कह रहे हैं इन्होंने, तो आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे ने। और लगभग मई में तो ये पता चल ही गया था कि इनके मन में क्या है, इनकी जो एक महत्वाकांक्षा क्या है, इनकी जो एक एम्बिशन क्या है, ग्रीड क्या है। क्योंकि एम्बिशन और ग्रीड में एक फाइन लाइन होती है, इन्होंने वो क्रॉस कर दी थी। और 20 मई को जब मैं खुद डावोस में था, मेरे साथ सुभाष देसाई साहब थे, नितिन राउत साहब थे, दोनों मंत्री थे मेरे साथ, वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ये तीनों मंत्री हम डावोस में थे। तभी एकनाथ शिंदे जी को वर्षा बंगला पे बुलाया था और उद्धव जी ने पूछा था कि क्या आपको सीएम बनना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो हमारे कानों पे आ रहा है, अगर बनना है तो ये लो चाबी, बन जाओ, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी मत करो। उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल आपके सामने कहा? नहीं, मैं बाहर था, लेकिन उन्होंने सबसे कहा और मुझसे भी कहा है जी। और फिर ऑफ कोर्स एकनाथ शिंदे ने रो पड़े। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी जेल जाने की उम्र नहीं है, अभी तो मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ भाजपा को झूठ बोल रहा हूँ कि मैं उनके पास आऊँगा, ये सच बात नहीं है। लेकिन उनके तेवर जो थे वो पता चल रहे थे मेरे साथ। फिर राज्यसभा के जो चुनाव थे 10 जून को थे, उन्होंने कोशिश की और वो सफल भी हो गए कि हमारे एक उम्मीदवार जो है वो गिर गए उस इलेक्शन में। उसी के बाद ठीक 15 जून को मेरे साथ वो अयोध्या आ गए और तभी उनका प्लान था वहीं से भागने का। सारी सेटिंग हुई थी, कौन किस प्लेन में जाएगा, कौन कैप्टन है उनका, कैसे होगा, और ये हमें पता चला था। और उसी के बाद 19 जून को हमारी पार्टी की फाउंडेशन डे रहती है, 20 जून को वोटिंग थी। दोनों हमारे जो उम्मीदवार थे विधान परिषद में, हमने लास्ट मिनट कोटा बदला और वो जीत गए। लेकिन जैसे ही जीत गए, काउंटिंग शुरू हुई थी और वो भाग गए उसी समय। पहले हमें लगा था इनके साथ 12 लोग हैं, लेकिन दिन ब दिन हम जैसे देखते गए तो काफ़ी सारे लोग जो सबसे बड़े मंत्री थे या जिन्होंने पहली सरकार भी में मंत्री बन चुके थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने सब खाया था, अभी पचन नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो भागने को इनको पड़ा। 2-3 लोगों ने कहा भी कि सर ये है, हम इस मामले में फंस जाएंगे, हमें प्लीज़ भागने दीजिए क्योंकि हम फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा, उद्धव जी ने भी तब एक फेसबुक लाइव किया था और हमने भी यही सोचा कि जिन्होंने खुद को बेचा है या खुद इतने तकलीफ में है, उनको रोक के क्या फ़ायदा। और फिर जो हुआ वो हुआ। लेकिन सौरभ जी, एक ही मैं कहना चाहता हूँ, और ये मेरी दिल की बात है, बहुत सारे लोग लोकतंत्र में साइड्स बदलते हैं, पार्टियाँ बदलते हैं, विचारधारा बदलती है, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, ये करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो की, जो गद्दारी हम कहते हैं, या सबसे गंदी चोरी जो इन्होंने की, बिना इस्तीफ़ा दिए हुए है, वहाँ जाके विधायक तो बन ही रहे। अगर नॉर्मल सेंस में लेते तो इस्तीफ़ा देते, चुनाव लड़ते और विधायक बनते, तो उनका था। सरकार बनाई, हमारी पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का सिंबल जो इलेक्शन कमीशन ने देना नहीं चाहिए था वो दे दिया, और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के फ़ोटो जो उद्धव साहब ने खींचे थे वो भी ये लगाते। यानी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, वो भी नहीं है इनमें, इंसानियत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आप बाला साहेब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, ये पहली बार तो नहीं है कि लेगेसी की लड़ाई हो रही हो पार्टी में। आपके चाचा राज ठाकरे, मुझे उनके घर के बाहर का स्टेटमेंट याद आ रहा है कि मेरा झगड़ा विट्ठल से नहीं है, उनके इर्द गिर्द के पुजारियों से है। 2005 की बात है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये लेगेसी को नहीं, देखिए, लेगेसी के बारे में ये बातें हो सकती है, चैलेंज हो सकती है, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन कौन से हिसाब से आप, चलो मैं
पार्टी का नाम और चिन्ह के बारे में भी एक बार नहीं सोचता हूँ, लेकिन कौन से धारा के हिसाब से या कौन से सेक्शन में संविधान में लिखा है कि आप बिना इस्तीफा दिए हुए पार्टी पलट सकते हो? जो इलेक्शन तर्क है कि विधायकों का बहुमत उनके साथ है और वो दावा कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना है। बहुमत पे सरकारें बनती है। पार्टीज जो होती है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, पार्टी प्रेसिडेंट के हिसाब से चलती है, इसलिए तो पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाता है या चुनी जाती है। और अगर आपने देखा होगा तो 2019 में या 2018 में हमारा जो पार्टी का एक एनुअल डे होता है वो जब हुआ और 5 साल में जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तब जिनको नेता बनाया, जिनको जो भी पद मिले हैं, वो उसी दिन तो हुआ ना। सारे तो ये दस्तावेज जो है, सीडी भी जो है, वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये इलेक्शन कमीशन कौन बनता है निर्णय लेने के लिए कि ये पार्टी इनकी नहीं इनकी हुई? मैं ये भी मान सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कहे आपसे चलो इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, अगर आप जीत गए तो आप राजा बन गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पार्टी जो दी उनको, ये कैसे दी? ये सरकार बनी कैसे? आज ये प्रेसिडेंट अगर हमारे देश में बन चुका है तो किसी भी राज्य में ऐसे किसी को भी तोड़ के आप सरकार बनाओगे? ऐसे कैसे हो सकता है? ये सवाल आदित्य जी शुरू हुआ था रेनेसा होटल में, वहां पे क्या बहस हुई थी आपकी और एक कुछ नहीं बहस हुई, यही तो बात कह रहा हूं मैं। बहस नॉट एग्रीइंग फॉर भाई जगताप? कहां से? ये बहस थी ही नहीं। शिवसेना के अतिरिक्त वो नहीं सौरभ जी, की चलो तरफ क्यों जा आज रहे भी मैं हैं? आपको कहता हूँ, बाजू में बिठाए मेरे उनको और पूछे क्या झगड़ा था, क्या हमने कम किया। इनफैक्ट वो जब भाग के गए तब सूरत से उन्होंने फोन किया था और रो पड़े थे फोन पे कि अभी मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। उद्धव जी को फोन किया था, वो रो पड़े थे फोन पे। तो झगड़ा था ही नहीं। ये पिंपरी चिंचवाड़ की रैली में आपने कौन से रोने का जिक्र किया? अब तो मुझे बड़ा वर्षा बंगला के रोने का जिक्र किया, वो तो बहुत बार रो चुके हैं। इस बंगले में 2-3 बार रो चुके हैं कि कोऑप्ट, जो एक नगर सेवक पद होता है, कोऑप्ट करके, जो चुन के नहीं आते इनको कोऑप्ट किया जाता है पार्टी ने। उल्लासनगर में किसी को करना था तो उस पर भी रो पड़े थे। रोए बहुत बार है, ड्रामा बहुत बार किया उन्होंने, लेकिन ये जो उन्होंने हरकत की वो इतनी गंदी थी कि अपने पार्टी चीफ को ठीक नहीं है, सर्जरी हुई है, अभी बाहर आएंगे कि नहीं हॉस्पिटल से पता नहीं, तो अपना फ्यूचर हम माप लेते। खुद को जेल में जाना नहीं तो इनकी सरकार गिरा देते। चलो गिराओ सरकार, निकल जाओ, लेकिन पार्टी को क्यों छीन के लेके जा रहे? एकनाथ शिंदे कैंप का ये कहना है कि वो उस दिन से ही असहज थे जिस दिन उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया कि हम चुनाव के पहले जिस बीजेपी के साथ थे उसके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि आइडियोलॉजिकली दूसरे खेमे पर स्थित कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाएंगे। क्या एकनाथ शिंदे मुझे लगता है एक तो बात ऐसी है कि वो 2010 में भी एक ऐसा समय था तब वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन नहीं गए। फिर बाद में भी जब हमने कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जो सारे 2010 में एकनाथ शिंदे कांग्रेस ज्वाइन करना किस्सा है, वो भी नहीं कहेंगे लेकिन था, चलो उस पर भी बात नहीं करता, मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन अगर उनको ये सही नहीं लग रहा था तो फिर 2.5 साल नगर विकास मंत्री थे, डिपार्टमेंट लेके बैठे थे अर्बन डेवलपमेंट। सौरभ जी, अब इस डिपार्टमेंट का अभ्यास कीजिए महाराष्ट्र में। पिछले कई सालों से, जब से महाराष्ट्र राज्य गठित हुआ है, स्थापन हुआ है, तब से लेके अभी तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये खाता, ये डिपार्टमेंट किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया था। उद्धव साहब ने वो उनको दिया था, बिना पूछे, कुछ फाइल बिना देखे वो पास कर देते, इन पे विश्वास रखा था। तो ये सारी चीज़ें होने के अलावा जो आपने मजा मस्ती की हमारी सरकार में, वो तो की। उसके बाद आपकी जब चोरी पकड़ी गई तब आपको भागने लगा और आप अब हमारी आइडियोलॉजी पे आते हो। तो 2.5 साल में क्यों नहीं भागे आप? 2.5 साल में क्यों मंत्री पद स्वीकारा था? क्यों नहीं मंत्री पद का इस्तीफा दिया? क्यों नहीं तभी कहा कि नहीं उद्धव साहब जाना ही नहीं चाहिए, भले हम बिना मंत्री पद के रहे? और जिस इंसानों का वो जिक्र करते हैं, व्यक्तियों का जिक्र करते हैं एकनाथ शिंदे जी की मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता था, उनके साथ बैठ नहीं सकता था, वो पहले एक थे नवाब मलिक जी, कहते थे दाऊद के आदमी के साथ मैं नहीं बैठ सकता, उनके बाजू में मैं कैसा बैठूं? कौन बैठा उनके साथ? एकनाथ शिंदे जी बैठे, उनके अलायंस के ऑफिशियल अभी कैंडिडेट है। प्रफुल्ल पटेल जी के साथ मैं नहीं बैठ सकता, इकबाल मिर्ची, ये वो, कौन बैठे उनके साथ? एकनाथ शिंदे ही बैठे। छगन भुजबल जी के साथ मैं नहीं बैठ सकता, बड़े साहब को उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की थी, कौन बैठे उनके साथ? वही तो बैठे। तो फिर ये जो पूरा ड्रामा उन्होंने किया आइडियोलॉजी का या कांग्रेस के साथ जाने का वगैरह, या उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अजीत दादा फंड नहीं देते थे इसलिए हम भाग गए। अभी उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अजीत दादा तो है। ये हर एक बात उनका जो झूठ में झूठ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता, बेइज्जत कराया जाता था और आखिरी में कह दिया जाता था कि साहिब तो नहीं मिलेंगे, आदित्य से बात कर लीजिए। पहली बात यह है कि अगर किसी की कोई काम की वजह से मीटिंग चल रही हो, ये तो ऐसे भी चल के अंदर आते थे, इतने सीनियर मिनिस्टर थे और इतने करीबी भी थे हमारे,
दूसरी बात, वो हमारे घर में कभी भी आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन अगर सीएम की कोई मीटिंग चल रही हो, जैसे इनकी मीटिंग चलती है, आप चाहे कोशिश कीजिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको 3-3, 4-4 घंटे ये बैठा के रखते हैं, और आज अगर दिल्ली में बुलाते हैं, हर एक चीज़ के लिए दिल्ली में बुलाते हैं, तो इनकी बेइज्जती नहीं होती है। ये तो स्लेवरी जैसे जाते हैं दिल्ली में, हर बार बुलाए तो जाते हैं, झुकते और आते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये घमंड क्यों है? ये ईगो क्यों है? अगर मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, कोई बिजी है, तो मैं रुक जाऊंगा। काम जितना मेरा है उनका भी है। आपने कहा आदित्य एकनाथ शिंदे पर बात करते हुए कि उन्हें जेल जाने का डर है और वो रोए। एक और मंत्री रहे हैं आपकी पार्टी के पुराने नेता, जिन्हें आप लोगों ने मुख्यमंत्री भी बनाया था, नाम है नारायण राणे, और वो कह रहे हैं कि जेल तो आदित्य ठाकरे जाएंगे दिशा सालियान के केस में। सौरभ जी, उनको अगर उनके इतिहास देखें 20 साल से, जैसे मनसे पे मैंने बात करता हूँ, इन पे भी बात नहीं करता, क्योंकि कुछ गंदगी में मुझे जाना भी नहीं है। उनके अगर बात करने का तरीका देखे, तेवर देखे, वो जिस तरह से मुझसे छोड़ो किसी पुलिस वाले से बात करते हैं, किसी आम नागरिक से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, जिस पार्टी को छोड़ा है उस पार्टी को इतनी गंदी गालियाँ दी, और हमें गाली गलौज करने के लिए, हम पर गाली गलौज करने के लिए उनको तो पगार मिलता है मुझे लगता है। तो 20 साल से वो कोशिश करते हैं कि हमें कुछ गंदगी में खींचे, उनके लेवल पे लाए, उनको अपनी राजनीति उनके साथ रहे। आर यू टेलिंग मी कि 2005 में विदेश से लौट के इस्तीफा सौंपने और उसी शाम उनको तो निकाल दिया था, ठाकरे उनको तो निकाल दिया द्वारा था, उनको निकाले जाने के ऐलान, और फिर उनका सिंधुदुर्ग का दौरा, क्या उसके पहले नारायण राणे ऐसे नहीं थे जैसा आप दावा कर रहे हैं? शायद होंगे भी। तब आपकी पार्टी को सूट कर रहा था उनका व्यक्तित्व? शायद तब थे, लेकिन हमारी गलती हुई। जैसे ये 40 गद्दारों को देखने में गलती हुई। अभी भी सौरभ जी, आज की तारीख में, पिछले हफ्ते जब नामांकन चल रहा था, 8 लोग ऐसे थे एकनाथ शिंदे के गुट से जो वापस आना चाहते थे। उसमें 2 बड़े मंत्री भी थे। अभी शायद वो चुनाव भी लड़ रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि साहब से पूछिए, हम यहाँ बंड का ऐलान करेंगे, हम यहाँ बगावत करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और आएंगे। हमने कहा देखो भाई, आप हम में थे, हमारे साथ थे, ठीक थे, उनके साथ गए, आपके जो कैरेक्टर है हमने देखे हैं, भले हम जीते या हारे वो सीट पे, लेकिन हम आपको वापस नहीं ले सकते। क्योंकि कभी कभी ये जो लोग हैं, जैसे आपने 1-2 नामों का जो जिक्र किया, मैं कभी भी मेरे ज़िंदगी में नहीं जिक्र करता, इनसे उलझने में भी मुझे गंदगी लगती है। अपना टाइम मैं इस पर वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी का हो रहा है तो पॉलिटिशियंस का हो रहा है, एक दूसरे पे आरोप करने में। कोई फ्यूचर के बारे में नहीं कह रहे। एक गहरी चिढ़ है ठाकरे परिवार को राणे परिवार से। हमारे मन में तो कुछ नहीं है। हमने अगर आप घरों के बाहर घेरा डालने की धमकी, नहीं, आप अगर हमारे सारे स्टेटमेंट्स उनके बारे में या मनसे के बारे में देखें, तो आपको एक भी ना जहरीला स्टेटमेंट, ना गंदा स्टेटमेंट, ना कोई स्टेटमेंट ही मिलेगा, ना मेरे पिताजी की तरफ से, ना मुझसे, ना हमारे फैमिली की तरफ। आप थोड़ी देर पहले सुभाष देसाई का जिक्र कर रहे थे। नारायण राणे जब पार्टी छोड़ के गए थे तो उनको ही कोसते हुए गए थे। अभी वही होता है ना, विठल भगवान तो हमारा, लेकिन आजू बाजू के हमारे नहीं होते। जैसे इस बार इनकी पहली ट्यून क्या थी, उद्धव जी तो हमारे भगवान जैसे हैं, उन पे प्यार है, लेकिन आदित्य खराब है। चलो मैं खराब हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप क्यों भाग के गए? आपने कहा आप मनसे पर बात नहीं करते हैं। जब आदित्य ठाकरे ने, ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति जो सफलतापूर्वक चुनाव को पार करते हैं, 2019 में वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब क्या आप अपने चाचा राज ठाकरे से मिलने गए थे? नहीं। इस तरह की खबरें चली कि आपने मनसे प्रमुख से समर्थन मांगा और उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। नहीं, देखिए, समर्थन मांगना ना मांगना, हम कभी बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं करते। अगर होता तो उसका जिक्र करते, जाहिर सी बात करते। जब भी उद्धव जी और उनके बीच बात होती है तब पब्लिक में आ जाती है, किसी के भी साथ। क्योंकि पिछले हफ्तों में, क्योंकि शायद आपका अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या देवेंद्र जी यहाँ छुप के आए होंगे, क्योंकि ये बात पिछले हफ्ते में बहुत चली थी, पिछले महीने में तो बहुत ही चली थी कि अपने वेश बदल के आए थे, टोपी पहन के आए थे, गॉगल पहन के आए थे। ऐसे कुछ नहीं था। हम जो भी करते वो दिन दहाड़े करते हैं, साफ बात करते हैं। 2019 में उन्होंने तय किया था किसी को सामने रखना नहीं है, वो हमने जाहिर बात थी, थैंक यू कहा, ओपन नहीं कहा। लेकिन इस समय का जो इलेक्शन है वो काफ़ी अलग है। तभी भी ये कौटुंबिक इलेक्शन नहीं था, नहीं पारिवारिक इलेक्शन था, अभी भी पारिवारिक नहीं है। ये बात प्रिंसिपल्स की है, मॉरल्स की है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से विद इन फैमिली एक पॉलिटिकल कर्टसी एक्सटेंड की गई, जो कि पहले भी की जाती रही है। नहीं सौरभ जी, तो कर्टसी के बारे में, अगर शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ती है, सुप्रिया सुले, तो बाल साहब ठाकरे ने साफ कहा था कि भाई ये बच्ची का मामला है। पंकजा ताई जब लड़ी थी, हमने भी विड्रॉ किया था। लोग ये पूछ रहे हैं कि अब जब माहिम से आपके भाई
अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपने कैंडिडेट क्यों दिया? हमने इसलिए दिया, 2-3 कारण है इसमें। पहली बात तो अगर कर्टसी की बात करें तो उनने ठीक है 2019 में मेरे सामने उम्मीदवार नहीं रखा था, लेकिन फिर एक बार कहता हूँ मैं, 2005 से लेके 24 तक 20 साल का जो काल है उसमें उन्होंने हो या उनके आजू बाजू के लोग हो, इर्द गिर्द के लोग हो, उन्होंने जो हम पे स्टेटमेंट्स किए हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स किए हैं, हमारे दादाजी को हमने खाने को क्या दिया, फिर ये सारी जो बातें उन्होंने की है, कभी मेरे पिताजी के हेल्थ के बारे में कहा है, ये कभी हमने उन पे कभी नहीं कहा, क्योंकि हम मर्यादा का पालन करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कर्तसी है कि हम उन पे कभी भी नहीं कहेंगे, कुछ भी वो कहें हम पे, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घर के संस्कार है कि एक फैमिली है, उस पर बात नहीं करनी है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, ये चुनाव जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा महाराष्ट्र किस दिशा में जाएगा। महाराष्ट्र का नाम अदानी राष्ट्र होगा या महाराष्ट्र रहेगा। उन्होंने तो साफ बात कही, मनसे ने तो साफ बात कही कि जो अनकंडीशनल सपोर्ट, बिन शर्त पाठिंबा लोकसभा के दौरान दिया था, मोदी साहब को दिया था, और अभी भी उन्होंने जो कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी या बीजेपी का सीएम बनेगा मनसे के सपोर्ट के आधार पे, यही बात होती है कि बीजेपी आज जो हमारे राष्ट्र में और राज्य में करना चाहती है, तोड़ो और जीतो, यही करना चाहती है। आज देखिए राज्य में, हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में, 2.5 साल में जो भी बातें हुए हैं, सामाजिक संतुलन जो है, झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम में हो, मराठा नॉन मराठा में हो, ओबीसी नॉन ओबीसी में हो, ये तो बातें है ही, हाउसिंग सोसाइटी को भी नहीं छोड़ती है, ना परिवार को छोड़ती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, और जिस बात का मुझे गुस्सा आता है, बहुत सारे युवाओं को गुस्सा आता है, कि हमारी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी, रोज़गार जो यहाँ आने वाला था, वो सारा का सारा वो फोर्सफुली लेके गए गुजरात। क्या मनसे के कार्यकर्ता इस बात को सपोर्ट करेंगे? इससे सहमत है? जो महाराष्ट्र को पीछे खींचा जा रहा है, फिर वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, डायमंड बोर्स हो, सारी बातों को जो फोर्स किया है गुजरात को लेके जाने के हम महाराष्ट्र से, क्या मनसे के कार्यकर्ता इससे सहमत है? अगर है तो बनाइए भाजपा का मुख्यमंत्री। आप इस तरह से बोल रहे हैं और मुझे शिवसेना और उसके पहले महाराष्ट्र आंदोलन के शुरुआती दौर के दिन याद आ रहे हैं, जब मुंबई केंद्र शासित प्रदेश होगी, जो इनिशियल प्रपोजल था केंद्र सरकार का, या फिर महाराष्ट्र में अभी उनको अदानी शासन लाना है यहाँ। जी, आपके दोस्त राहुल गांधी, दोस्त हैं आपके, कह सकते हैं, वो अदानी के साथ अंबानी भी बोलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का परिवार मुकेश अंबानी का अच्छा मित्र है, इसलिए वो अडानी पे टारगेट करते हैं, अंबानी आपको पे बताता नहीं। हूँ, दोनों से हमारी दोस्ती है। ऑफ कोर्स अंबानी परिवार से, अडानी से भी दोस्त, अदानी से भी जान पहचान है, गौतम जी से जान पहचान है, उनकी फैमिली से जान पहचान है, काफ़ी सालों से है, क्योंकि मुंबई में अगर कोई काम करता है, महाराष्ट्र में काम करता है, तो बिना शिवसेना से बनाए कैसे करेगा? नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट होना ये कोई गलत बात नहीं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़्यादा बनने भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनने भी चाहिए। जी, मुंबई पहले से अभी तक, इतिहास से लेकर अभी तक, मुंबई एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना हुआ शहर है। यहाँ नामों को, सरनेम को ज़्यादा महत्व नहीं है, यहाँ आपके एफर्ट्स को, मेहनत को, पसीने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क यही है, या अभी ऐसे हुआ है, अंबानी परिवार जो है, हमारी तीसरी पीढ़ी अभी उन्हें परिवार समझती है, और वो भी हमें परिवार समझते हैं। धीरूभाई अंबानी साहब और मेरे दादाजी की जो दोस्ती थी, वो दुनिया को पता है, गहरी दोस्ती थी। फिर मुकेश जी और जो पिताजी है मेरे, उनकी दोस्ती, कॉल है मुकेश, ऑफ कोर्स, नहीं फॉर्मल ये इसमें जी, जो हमारी तीसरी पीढ़ी की दोस्ती है, एक स्कूल में थे, ये सारी दोस्ती तो है। लेकिन हमने जब भी दोस्ती और परिवार का नाता निभाया है, हमने सिर्फ ये भी देखा है कि कहीं हमारे राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी दोनों में फ़र्क यही हम जानते हैं, और यही हम अदानी जी से पे कहते हैं, उनके ग्रुप से कहते हैं कि मुंबई को लूटो मत। अगर मुंबई में आप कुछ करना चाहते हो और बड़ा बनना चाहते हो, दुनिया के सबसे बड़े या अमीर आदमी बनना चाहते हो, पूरे सहमत है हम, पूरा बैकअप देंगे। अंबानी परिवार ने जो किया है, जामनगर में प्लांट है, देश में हर राज्य में उनका कुछ ना कुछ है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन मुंबई में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में देखिए, तो पातालगंगा हो, या मुंबई में NMACC जैसे देश का सर्वोत्तम कन्वेंशन सेंटर बना है, सबसे अच्छी स्कूल देश में की यहाँ BKC में बनाई है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्होंने यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में निर्माण की है। ठाकरे परिवार ने अंबानी को चुना, अडानी को नहीं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि वो कोई दुश्मन या दोस्त इसलिए नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो?
जैसे अच्छी स्कूल हो, सबसे अच्छा हॉस्पिटल देश का यहाँ मुंबई में अंबानी जी ने खोला हुआ है, स्कूल है, कन्वेंशन सेंटर है, मॉल है। जितनी जॉब क्रिएशन उन्होंने यहाँ मुंबई में की है, हमारे भूमिपुत्रों के लिए की है, उतनी अदानी जी भी करे, हम खुश हैं। लेकिन आज जो झगड़ा है अदानी जी से, वो किस बात से हुआ? झगड़ा तो हुआ नहीं है, जो एक डिफरेंस ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विचारधारा धारावी से जो अलग हो गई है, वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। और ये इसीलिए उद्धव ठाकरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं भी कहता हूँ सत्ता में आते ही स्क्रैप कर देंगे। नहीं, मैं आपके पिताजी को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल पार्टी के मुखिया हैं, तो बिल्कुल घर के बड़े का कहाँ अधिकार ज्यादा है। वजन Yes. रखेगा। अगर मैं कहूंगा आदित्य ठाकरे कहते नहीं हैं तो नहीं फिर नहीं, समर्थक हम कहेंगे कि अरे उनके पिताजी ने खाया, वो उन्हीं कोट की करो। तो पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, उसी का तो प्रचार लेकिन करते हैं। आदित्य जी, ये सवाल शुरू हुआ था दिशा सालियान केस से। आपने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, क्या स्टेटस है सर? मुझे पता नहीं, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ, लेकिन एक ही बात है, मैंने कहा एक राजनेता पर इतने गंभीर इल्ज़ाम दूसरे राजनेता लगा रहा है तो पब्लिक बहुत सारी बातें करती है, और बातों का सबसे अच्छा अंत हमारे मामले में ये है कि जिससे जुड़ी बात है उससे सीधे पूछ लिया जाए। मैं आपको यही क्या बात आप दिशा सालियान को जानते मैं थे? आपको यही बात कहता हूँ, साफ बात कहता हूँ जी, कि ये गंदगी जो है बीजेपी ने क्यों फैलाई? क्योंकि वो हमारी सरकार को नीचे खींचना चाहती थी। फिर वो शायद वो पालघर का मामला हो, या मुझे खींचने की बात हो, या फिर किसी को अंदर डालने की बात हो, जिस को बीजेपी डरती है, उन्होंने एसआईटी बनाई है, बनाने दीजिए ना। दिसंबर मैंने तो 2023 यही में कहा जिसकी है। रिपोर्ट आप का देखिए, इंतजार है। अगर मैं एकनाथ शिंदे जैसे डरता तो मैं उनके साथ नहीं लड़ता। लड़ने की जो हिम्मत है, मुझे ताकत है मुझ में, क्योंकि मैं सच्चाई की और हूँ। और यही मैं कहता हूँ, जिस से भाजपा डरती है, उसके पीछे ऐसे कुछ लगाती है, वो उनकी बात है। मैं तो लड़ते रहूंगा, मेरे मुंबई के लिए लड़ते रहूंगा, मेरे महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहूंगा। सो यू आर सेइंग कि ये आपके कैरेक्टर को असैसिनेट करने बिल्कुल के कर लिए- रहे हैं। उन्होंने तो ये भी शुरू किया था कि मैं पप्पू नंबर 2 हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, पप्पू नंबर 2 तो हूँ। जो आप बोलते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे, मुद्दे की बात करो, और मैं गलत हूँ मुझे दिखाओ। मुझे फिर वो पेंगुइन के ऊपर भी टोका है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे They call पेंगुइन you baby penguin। यस, बिकॉज मैंने पेंगुइन मुंबई में लाए, उसी पेंगुइन की वजह से आज ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन क्या ऐसी बात जो मैं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं चीता के बारे में? तो यही बात है सौरभ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार आने से पहले भी बाद में भी जो ये सारी बातें कहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, नीचे खींचने की हो, पीछे खींचने की हो, जिस चीज़ से भाजपा डरता है वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है आगे से वार करे। आपने कहा कि सॉरी, मैं धारावी का मुद्दा एक पूरा कंप्लीट कर लूँ जब I'll come to that। सारे मुद्दों पे बात हो गई है, पूरा पोथा नहीं, है। क्योंकि इसमें आना भी चाहिए, आप पूछते हो। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ये बहस चल रही है कि स्लम का रीडेवलपमेंट कैसा हो, उसमें जो कैपिटल लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका रोल क्या हो, पर उनकी जिम्मेदारियां क्या। बिल्कुल। और आपने जो पब्लिकली रिजर्वेशन जताए हैं, हम उन पर भी बात करेंगे, जिसमें देवनार का लैंड वाला इलाका, सब पे बात करेंगे। पर आपने कहा कि एकनाथ शिंदे को अगर इतनी दिक्कत थी हमारे अलायंस करने से, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं मुखर किया? कई लोग ये कह रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे खेमे के लोग भी हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी हैं, कि शिवसेना का हिंदुत्व अब माइल्ड हो गया है, और वो कह रहे हैं कि कभी ठाकरे परिवार में किसी से इंटरव्यू हो तो पूछना चाहिए। मैंने पूछा क्या पूछना चाहिए? मेरे सामने सर सामना का एक उदाहरण है 2015 का। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से निपटने का एक ही तरीका है कि कुछ दिन मुसलमानों से वोट करने का अधिकार ले लिया जाए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लुप्त हो जाएंगे। अगर इसमें आप पढ़े तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस किस पे है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले। पर और सॉल्यूशन क्या सुझाया यही जा रहा बात है। नहीं, ये एक उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन अगर आप जी। देखिए तो हमारे 2.5 साल में हम जब कहते हैं, जैसे भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो वोट को नहीं गायब करना चाहती, वो तो पूरे कौम को गायब करना चाहती है भाजपा। हम जो कह रहे हैं वो यही है कि किसी के अपीसमेंट के बिना, फिर किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अपीसमेंट के बिना इस देश में सेवा भाव से अगर राजनीति हो तो यही राजनीति आगे जा सकती है। अगर आपने हमारे समय में देखा होगा 2.5 साल के समय में, तो कोविड के समय हो, फिर वो माइग्रेंट लेबर को लो, या फिर किसी धर्म को लो, या किसी जाति को लो, किसी को भी स्पेशल केस ना बनाए हुए हमने सबकी सेवा की। और यही हम कहते हैं। पर इस तरह के सॉल्यूशन देना कि इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दो। लेकिन नहीं, ये उदाहरण के तौर पे है। लेकिन आज अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, एक ही व्यक्ति पे विश्वास करता है, वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे। और ये जो आपने कहा ना माइल्ड हो गए या टोन हो गया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते हैं कि जब मूर्ति बनती है
तब हैमर एंड चिजल का इस्तेमाल होता है। तब वो समय वैसे था, 60s हो, 70s हो, 80s हो, वो समय वैसे था, वो स्ट्रगल का समय था, वो पूरे देश में एक वातावरण वैसे था। आपने 90s में कहा, 90s भी, मैं मुझे 90s में आ श्री रहा कृष्ण था। आयोग की रिपोर्ट याद आ गई। बिल्कुल, लेकिन जब मूर्ति बनती है उस पर अगर हैमर और चिजल का इस्तेमाल करें तो मूर्ति फूट जाती है। मूर्ति को पॉलिश करना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्लीनिंग ज़रूरी होता है, लेकिन हर दिन उसका पूजन ज़रूरी होता है। हैमर और चिजल का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले हिंदू आत्मघाती दस्ते का विचार ठीक था जो आपके दादाजी ने दिया था? देखिए कैसे था कि अगर समय समय की बात होती है और उस समय में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, उस समय उन्होंने क्या किस विचार से कहा होगा। 20 साल पहले तो मैं 10 साल का था। He gave a call for Hindu suicide bomber squad in response to Islamist suicide बैक देन bombers. इफ यू रिमेंबर, जो इस देश में आतंकी हमले हो रहे थे पाकिस्तान से, माहौल वैसे बन चुका था। लेकिन आज अगर आप देखें तो सारे लोग साथ में हैं, सारे लोग अच्छे से रह रहे हैं। और महाराष्ट्र में खास करके पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, हमारे समय भी उन्होंने कोशिश की, भाजपा ने दंगे करने की कोशिश पूरी की, लेकिन दंगे हुए नहीं। कहाँ पे कोशिश? बहुत बार किए, कितने बार किए। फिर कहीं ना कहीं ऐसे इल्ज़ाम लगाते थे कि अरे आप तो सेक्युलर बन गए, आप तो मंदिर भी नहीं खोल रहे हो, ये भी नहीं खोल रहे हो। अरे भाई कोविड चल रहा है, कैसे खोले? लेकिन ये पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो विशालगढ़ की बात हो या मेरे वर्ली में हो या कहीं पे भी हो, भाजपा ने दंगे करने की कोशिश बहुत की है। लेकिन सारे धर्म के लोग कोई भी भाजपा को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में अगर बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र कट जाएगा, महाराष्ट्र बट जाएगा। ये भाजपा की जो गंदी राजनीति है, खींचो, गिराओ, झगड़ा लगाओ, घर जलाओ और फिर राज करो, ये बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। भाजपकरण महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे, तब तो ये रिस्पॉन्स नहीं लेकिन था। तभी भी उन्होंने जब 2018 में पालघर में आके बिना चप्पल उतारे छत्रपति शिवाजी महाराज को हार पहनाता, तो मेरे पिताजी थे, उद्धव जी थे, जिन्होंने पहले ही निंदा की थी। तो जब गलत है तब हमें बोलना भी चाहिए। हाँ, कोई दोस्त पक्ष का हो या उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, कोई कश्मीर से हो, कोई मणिपुर से हो, आए प्रचार करे, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये सारी जो बातें चल रही है मॉब लिंचिंग की, कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना है। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि आज के ज़माने में महाराष्ट्र में हमने ठोकशाही के बारे में सुना है, लेकिन वो गुंडों के खिलाफ थी। एनकाउंटर जो हुए थे वो गैंगस्टर्स के हुए थे। आज गैंगस्टर्स जाके मंत्रालय में रील बना रहे हैं। आपके एक मित्र मिले पिछले दिनों, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है ज़ीशान सिद्दीकी। कह रहे थे मैं, मेरे पापा और बाकी नेता बैठे हुए थे, बीकेसी में रैली चल रही थी, उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे बाबरी मस्जिद को हमने गिराया है। ये सुन के हमें बड़ा दुख हुआ और मैं पापा की शक्ल देखने लगा। देखिए, अभी राजनीति किसको करनी है वो खुद करे। हाँ, बाबरी के बारे में अगर बात हो तो वो हुआ था और तब हुआ था। राम मंदिर के लिए भी हम गए थे, लेकिन जब यहाँ CA NRC की बात आई या यहाँ दंगों की बात आई, तो पहले रक्षण में कौन खड़ा था? सबको एक साथ करने में कौन खड़ा था? जब हम सेवा कर रहे थे लोगों की, तब कौन खड़ा रहा है? और पिछले 25 सालों में BMC की तरफ से, BMC के माध्यम से हमने सारे मुंबईकरों की सेवा की है। आप किसी भी धर्म के या किसी भी जाति के व्यक्ति से पूछे, मुंबईकर से पूछे, क्या शिवसेना ने आप में कोई डिफरेंस देखा है? कभी नहीं देखा है। जब धर्म पे कोई आता है, धर्म संकट आता है, तो हमारे धर्म के लिए हमें खड़ा रहना भी पड़ेगा। और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि सिर्फ वो मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या किसी धर्म के तो उसका घर जाके जलाओ। मेरा हिंदुत्व ये कहता है कि हृदय में मेरे राम है, लेकिन जो मेरे सामने आएगा उसे काम तो दो हाथ को। आज इन्हीं बातों पे, यानी ये जो बात कर रहे हैं, इस बात को 30 साल हुए, 34 साल हुए। कितने साल हम इतिहास में जीते रहेंगे? मुझे इतिहास बहुत पसंद है, मैं अक्सर इतिहास के ही पन्नों से गुजरते रहता हूँ, मुझे हिस्ट्री बुक्स बहुत पसंद है। लेकिन मैंने ये सीख ली है कि बात फ्यूचर की होनी चाहिए। झगड़ रहे हो तो फ्यूचर पे झगड़ो, पिछले जो कुछ हुआ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उस पे क्यों झगड़ रहे? जो बात आप कह रहे हैं वही बात भाजपा और शिवसेना के लोग भी अपने अपने तर्कों के साथ कह रहे हैं कि झगड़ा फ्यूचर का था, जो शुरू 2014 में हुआ था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओम प्रकाश माथुर इतने कद्दावर नेता और शिवसेना से बात करने के लिए भेज दिया गया था आदित्य ठाकरे को, क्योंकि शिवसेना गंभीर ही नहीं थी कि गठबंधन बना रहे। मैं अगर इतना उनको छोटा बच्चा लगता हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़े? फिर मुझसे क्यों डरते हैं? क्या हुआ था 2014 में? 2014 में बात साफ थी। 2014 में जो सीट शेयरिंग था वो पूरा तय हो गया था।
क्या तय हुआ था? जो भी मुझे लगता है 145 जो भी आंकड़े हो तय हुए थे। हम तुलजापुर में थे, तुलजा भवानी के टेम्पल में थे, मंदिर में थे, दर्शन लिए माता के, और जैसे ही वहाँ से निकले तब अनिल देसाई साहब जो हमारे पार्टी सेक्रेटरी थे, तब अभी नेता बन गए हैं, उनका फ़ोन आया उद्धव जी को कि सर पूरी बातें हुई। विनोद तावड़े जी थे और कई सारे नेता थे तब भाजपा में, जो तब के नेता थे, आज तो कहीं दिखते भी नहीं। विनोद तावड़े जी थे, प्रकाश मेहता जी थे, काफ़ी सारे बड़े नेता थे जिनको साहब का जिक्र छोड़ दिया। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो ये सारे जो बड़े नेता थे भाजपा के, उनको फडणवीस साहब ने दूर किया, किसने दूर किया हमें पता नहीं। लेकिन हम मंदिर से बाहर आ गए, फ़ोन आ गया कि चलो सब तय हो गया है। हमने भी कहा चलो अच्छा है, हम मुंबई आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे ही मुंबई लैंड हुए, घर पे आए, तब खड़से साहब का फ़ोन आया उद्धव जी को और कहा कि उद्धव जी युति तो मुमकिन नहीं है। तो उद्धव जी ने पूछा कि क्यों मुमकिन नहीं, और ये खड़से साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है बाद में। उन्होंने कहा कि क्यों युति मुमकिन नहीं है, इतने सालों से तो करते आए हैं, कुछ आपको 1-2 सीट ऊपर नीचे करनी हो, 1-to-1 एक्सचेंज करनी हो, क्योंकि ये बीजेपी सेना में होते रहता था। तो वैसे करते, अगर आपको 1-2 सीट ज़्यादा लेनी है, हमें 1-2 सीट ज़्यादा लेनी है, आइए घर पे आज, नामांकन का जो लास्ट डे होता है नॉमिनेशन का, 2 दिन है और ख़त्म करते हैं मामला। नहीं अभी तो मुमकिन नहीं है, ऊपर से कॉल आ गया कि अब युति हो नहीं सकती। किससे कॉल आया भाई? कौन ऊपर से आपको कॉल कर रहा है? ऊपर से कुछ टेलीपैथी हो रही है? कौन कर रहा है कॉल? नहीं आपको तो पता है हाईकमांड का कॉल है, अभी युति मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, फिर हम 288 के लड़ाई में जूझ गए। तो अभी भी पंकजाताई मुंडे के सामने हमने हमारा उम्मीदवार नहीं दिया था, क्योंकि प्रमोद महाजन काका हो या मुंडे काका हो, ये तो हमारे बहुत करीबी थे, और मुंडे जी की अगर बेटी खड़ी रही तो हम ऑफकोर्स नहीं देते। लेकिन बात यही है कि तब भी हम हिंदू थे जब उन्होंने अलायंस तोड़ी, अभी भी हम हिंदू हैं, तभी भी हमारे साथ विश्वासघात किया। उसके बाद आके जाके जब उनकी सरकार बनी, पहली सरकार में तो हम 1.5 महीने के लिए ऑपोजिशन में थे, एकनाथ शिंदे जी ही को ही हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया था पूरे विश्वास के साथ। फिर जब दूसरा वहीं से तो उनको उम्मीद बन गई कि कभी शिवसेना सत्ता में आएगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बोलना चाहिए था, क्या आयो कह दो। लेकिन अगर आपके खुद के पार्टी चीफ अगर मुख्यमंत्री बने तो दर्द की क्या बात है? जिन्होंने आपको आपका पहला टिकट दिया है, दर्द की क्या बात है? और यही बात थी फिर 2014 में, लगभग नवंबर में, जब उनके फडणवीस साहब के कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा था, तभी भी अरुण जी का फ़ोन आया कि उद्धव जी, अरुण जेटली जी, अरे उद्धव भाई आ जाओ पार्टी में, गवर्नमेंट में, बाकी का मैं देख लूँगा। लेकिन वो लोग जो थे वो बहुत अलग थे। अरुण जी, सुषमा जी, राजनाथ जी, ऑफकोर्स हमारे अच्छे रिलेशंस तब भी थे, बहुत पसंद करते थे सुषमा स्वराज जी को। बिल्कुल हम भी राजनाथ जी के लिए क्या कह रहे थे आप? आजा आजा कहते थे मैं। लेकिन नहीं, सुषमा जी अगर आप पूछे तो सुषमा जी हमारे भी बहुत करीब थी। हाँ, राजनाथ जी, मैंने सुना दादाजी को आप क्या कहते थे, इसलिए मैंने आजा कहा। राजनाथ जी भी आज भी बहुत करीबी है। बहुत सारे बीजेपी ऐसा कुछ ना बोल दें कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं भाजपा में। अभी ये आप कितना काटोगे, कितना दिखाओगे? हम कुछ नहीं काटते हैं भाई साहब, ये एज इट इज जाएगा। तो फिर उनके सारे काम पे मैं विश्वास रख रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी में पता नहीं किस पे बात चल जाए। तो राजनाथ जी अभी भी आपसे निरंतर संपर्क में हैं? नहीं गहरे संपर्क में नहीं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे रिस्पेक्ट है उनके बारे में, क्योंकि जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने एक रिश्ता अच्छा निभाया था हमारे साथ। तो ये सारे जो पुराने बीजेपी के लोग हैं उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो रिश्ते उनसे भी रिश्ता था, मोदी साहब से भी रिश्ता था। लेकिन मुझे कहिए, अगर रिश्ता हो तो जैसे हमारी पार्टी को तोड़ा गया हमारे सबसे कठिन काल में, क्या ये उचित है? जो ये कह रहे हैं कि 2014 में उन्होंने जो प्लंज लिया वो उनको सूट किया। 122 सीटें उनको मिली 2014 के विधानसभा चुनाव में, आपको 63 सीटें मिली। वो एकदम से राज्य की पार्टी नंबर 1 लेकिन वो सिंगल मेजोरिटी में नहीं आ पाए। पर वो तो इसमें खुश है ना कि पहले तो उनको लड़ने को 144 मिल रही थी, तो चलिए अब उनके विधायक चुन के 122 तो फिर अगर है ना ऐसी बात, तो 2024 में अकेले लड़ लेते। एकनाथ शिंदे को क्यों साथ में लिया है? अजीत दादा को क्यों साथ में लिया है? क्या जरूरत पड़ी आपको उनको लेने को? और यही तो अरुण जेटली जी ने कहा, फिर आप लोग वापस आ गए थे। फिर सारा मामला वैसे ही चल रहा था, लेकिन कभी भी हमने फडणवीस जी को धोखा नहीं दिया, उनकी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। जो भी बातों पे नोकझोंक होती थी वो पब्लिकली होती थी। और 2019 में भी ये तय हुआ था, इसी घर में मेरे दादाजी के रूम में तय हो गया था, वो जो मंदिर हम मानते हैं उसे, कि आधे आधे लड़ेंगे और सीएम पोस्ट 2.5 years ये थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि इसको लेके इतनी कहानियां सुन ली हैं कि बात हुई क्या थी। देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू करते हैं तो वो बताते हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई थी। आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बात, एग्जैक्टली क्या? नहीं, आप एक कीजिए ना, ये चैनल पे आप एक ट्रस्ट वर्दीनेस का पोल लीजिए, पूरी भाजपा एक तरफ खड़ी कीजिए, दूसरी तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे को खड़े कीजिए।
देखिए जनता किसको ट्रस्ट करती है। पर कमरे के अंदर क्या बात हुई थी? कमरे के अंदर यही बात कौन हुई कौन थी। था कमरे में? पहले तो भाजपा के अध्यक्ष और शिवसेना के अध्यक्ष थे, यानी अमित शाह साहब थे और उद्धव साहब थे, दोनों ही थे। फिर मुझे और देवेंद्र जी को बुलाया गया था और यही बात थी कि लोकसभा में हम ये नहीं चाहते थे कि आधा आधा, क्योंकि हमारे ये पहले से तय थी प्रिंसिपल कि भाजपा का ही प्रधानमंत्री बने। हम वहाँ जूनियर पार्टनर पहले से रहते आए और आज भी अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेशनल पार्टी ही किसी का प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन तभी 2019 में यह तय हुआ था कि हम 24 लड़ेंगे या 22 लड़ेंगे, वो 26 लड़ेंगे, ऐसे कुछ नंबर्स तय हुए थे। विधानसभा में हम हाफ एंड हाफ लड़ेंगे और हाफ एंड हाफ सीएम और डीसीएम पोस्ट का जो पावर शेयरिंग है वो एग्रीमेंट तय हुआ था। हमने ये भी कहा था उनसे कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो हम हमारा जो भी सीएम हो, अगर हमें पहली टर्म मिल जाए, पहले 2.5 साल मिल जाए, तो जो इस्तीफे का दिन है उसका रेजिग्नेशन बड़ा बोर्ड बना के मंत्रालय के बाहर लगा दे। अगर इतना बड़ा फैसला बंद कमरे में हुआ था मातोश्री आके में, बताया था ना उन्होंने ब्लू सी में, पब्लिकली ये अनाउंस क्यों बताया नहीं तो किया था, गया लेकिन कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री नहीं पद नहीं का नहीं, देवेंद्र बंटवारा जी ने हो? कहा इसका शब्दांकन मैं करता हूँ। कहा ठीक है, चलो आप पे विश्वास है, कर दीजिए। तो उन्होंने कहा पद आणि जबाबदारी समसमान वाटप होईल। पद के सीएम का ये पद नहीं है, जवाबदारी नहीं है। और आज अगर वो पालते, वो जो उन्होंने वादा किया था, अगर उसके हिसाब से जाते तो आज वो सीएम बनते। आज उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में? और ये झगड़ा ना सीएम पोस्ट का है ना किसी का है, ये झगड़ा एक ही बात का है कि आप बार बार अगर विश्वासघात कर सकते हो तो ऐसे कैसे दोस्त बन सकते हो। इसी भाजपा के लिए हमने 25 साल किसी दूसरे राज्य में कभी ज़्यादा चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि हमें उनके वोट नहीं काटने थे। इसी भाजपा के लिए हमने दिन रात एक करके भाजपा को भी हमारे साथ बढ़ाया था। अगर आप 95 से 99 देखें तो उनको भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिली थी। बीएमसी में भी हर बार वो 25 कभी थे, कभी 30 थे, हम 105 थे, तभी भी उनको डेप्यूटी मेयर दिया था, तभी भी सारे बड़े स्टैंडिंग कमिटीज जो भी थी। उनका ये कहना है कि 2014 की मोदी लहर में आपकी पार्टी रिवाइव हो गई, वरना मनसे का उभार था। हम जब अकेले लड़े, हम जब अकेले लड़े 2014 में अकेले लड़े थे, तब हमें 63 सीट्स मिली। मैं लोकसभा चुनाव नहीं नहीं, मैं विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम अकेले लड़े थे तब हमें 63 सीट्स मिली, भाजपा का कोई चेहरा नहीं लगाया था। जब उनके साथ लड़े तो 51-52 पे आ गए। क्यों इतनी परफॉर्मेंस डिप की 5 साल में शिवसेना की? क्योंकि भाजपा सबने के कहा साथ कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। भाजपा के चेहरे लगाए हमने, शायद यही गलती थी। लेकिन यही बात होती है ना कि देखो सौरभ जी, ये हम कभी नहीं सोचते हैं, कभी भी एनालिसिस नहीं किया जैसे ये करते हैं 100% या स्ट्राइक रेट हो और पूरा डिटेल एनालिसिस। दोस्त है, दोस्ती निभाओ। और हमने भाजपा से ये भी कहा था कि भाई देखो, शायद आपकी बहुमत की सरकार हो, सुपर बहुमत की सरकार हो, तब उनको 303 हासिल हुए थे, भले आपको 303 मिले हैं, कभी ना कभी आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। आज नहीं है तो कल पड़ेगी। आज जो दोस्तों के साथ बने, उनकी सरकार बनाई है उन्होंने। चंद्रबाबू जी नायडू, क्या उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ कभी बयान नहीं दिए? नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में अलाइन होते, कभी इंडिया में अलाइन होते। मैंने सुना है जल्दी वापस आने वाले इंडिया में। अच्छा, ऐसे मैंने सुना है। मैंने लल्लन टॉप देखा था, इसलिए मैंने सुना। नहीं, लल्लन टॉप बिना फैक्ट के दावा नहीं करता है सर। तो बट ये मैंने बात सुनी है। यही बात है, देखो यही बात हम कहना चाहते हैं। हम तो उनके साथ 25 साल में जब कोई नहीं था तब उनके साथ रहे। आप क्या कह रहे हैं आज शिरोमणि की क्या हालत है उनके साथ जब रहे थे? जो दोस्त थे उनको ही खत्म करके क्या मिलता है? जैसे खड़से साहब है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सॉरी, मैं आपको बताइए प्लीज। चलो, हमारी तो बात अलग है, हम तो बाहर के बने, हम तो भाजपा के भी नहीं है। आज जो भाजपा के 5 मुख्य चेहरे हैं महाराष्ट्र में, कौन है वो? क्या आप नाम ले सकते हो? सारे के सारे 2019 के इंपोर्ट है। जो विनोद तावड़े जी है, प्रकाश मेहता जी है, राजपुरोहित जी है, गोपाल शेट्टी जी है, पंकजा ताई है, पूनम ताई है, ये सारे लोगों ने जिन्होंने भाजपा को बढ़ाया, युति को बढ़ाया, वो कहाँ है? किसने खत्म किया इनको? ये आप उनकी दुखती रगों पे हाथ रख रहे हैं। नहीं, ये दर्द हमारे दिल में भी है। पूनम को टिकट नहीं मिला, पंकजा तो जी एमएलसी बन के आ गई, विनोद उनके साथ तावड़े हमारा राष्ट्रीय रिश्ता था। राजनीति करने लगे। देखिए, लिस्ट पढ़ना और नाम जाहिर करना ये कोई राजनीति का पद नहीं हालांकि है। पूनम महाजन ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ठाकरे परिवार के साथ मेरे अच्छे घर के संबंध रिश्ते है। हैं। और यही हम कहते खासतौर पे हैं आपकी माता जी का उन्होंने नाम है, लिया। क्योंकि यही तो हमारा भाजपा के साथ रिश्ता था, यही नाता था। आप कह रहे हैं दोस्ती का नाता तो था। पराये कब बन गए हम? जी, वाजपेयी साहब के परिवार से आज भी नाता है, अडवाणी साहब के साथ भी आज भी नाता है। तो हम दूर कब हट गए? किसने हमें धकेला? ये कभी वो चिंतन बैठक में सोचेंगे या नहीं? अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस? ये हम कैसे पता करें? जिन्होंने युति तोड़ी है उनसे पूछे। ये सब खेल जो खेले हैं उन्होंने, क्या वो 5 साल
विरोधी पक्ष के रूप में नहीं सहन कर सकते थे महाराष्ट्र में? पर उनका कहना था पार्टी कि जनादेश आपको और जिस उनको पार्टी मिला। ने आपके सबसे कठिन काल में आपको ताकत दी, उस पार्टी को क्या आप सरकार में नहीं देख सकते थे, भले किसी के साथ हो? आदित्य जी, आपने दोस्ती की बात कही। मेरे सामने 30 दिसंबर 2022 का विधान परिषद का एक बयान है, पढ़ देता हूं आपके दोस्त का। पिछली सरकार बदले की भावना से काम कर रही थी। इन्होंने पूर्व डीजीपी, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने, उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वे मुझे किसी भी तरह से केस में फंसाकर जेल में डाल दें। बोलने वाले का नाम देवेंद्र फडणवीस। देखिए, क्या आप देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना मेरे पास चाहते खाता थे? तो नहीं था, मेरे पास ना होम डिपार्टमेंट था। दूसरी बात, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। नहीं, बट मैं ये कभी ये लेकिन सवाल सरकार से। ये प्रूफ है कि मैं उनके कभी कार्यक्षेत्र में जाता नहीं था ना। उनके देवेंद्र दस्तावेज, फडणवीस ने यह भी कहा कि आप मीटिंगें लिया करते थे ऐसे अरे मंत्रालयों की जिसके आप मंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने के लिए आप उनके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग लिया करते थे। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये दावा किया। अरे सौरभ जी, यही तो मैं कहता हूं कि ये बात हो या कुछ भी बात हो, मेरे बारे में जितना उन्होंने बयान किया है, अगर मैं, जैसे ओम माथुर जी कहते कि मैं तो बच्चा था, तो फिर क्यों इतना डरते हो मुझसे? अगर मैं एकनाथ शिंदे जी की मीटिंग ले रहा हूं तो क्या उनमें खुद में ताकत नहीं है? क्या इन्होंने जो इतनी बगावत की और कहा मैंने बगावत की है, जो गद्दारी की उन्होंने, कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी फ़ोन करके मुझे बताने को कि आदित्य मेरी मीटिंग मत लो? अगर आप देखें तो मैं सारा रिस्पेक्ट सारे सीनियर नेताओं को नहीं, सबको देता हूं, और यही मेरे घर के संस्कार है। अगर किसी को कुर्सी ना हो तो बैठने की कुर्सी पहले उनको दीजिए, पूछे किसी से भी। लेकिन जिसको राजनीति ही करनी है, गंदे आरोप ही लगाने हैं, जैसे अभी ये क्या उन्होंने कहा, मैं उनके क्या ऑफिस में जाके मीटिंग्स लेता था, कैसी बात है? उन्होंने कहा, जब उद्धव जी ने देखा कि आदित्य को विरासत देने में सिर्फ शिंदे ही कठिनाई पैदा कर सकते हैं क्योंकि विधायक उन्हें ज्यादा मानते हैं, अरे ये तो इन लोगों ने शिंदे जी नहीं, को अपमानित करना शुरू कर दिया। सीएम का समझ सकते हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट यानी नगर विकास मंत्रालय की बैठ के शिंदे जी को बिना बुलाए आदित्य ठाकरे पहली बात करते तो थे। ऐसे होता है कि इनकी सरकार में अनार्की हो सकती है, हमारे सरकार में नहीं थी। सब बातें रिकॉर्ड पे होती है। दूसरी बात, अगर मुझे कुछ बनाना था तो मेरे पार्टी के चीफ और एकनाथ शिंदे के पार्टी के चीफ थे, वो सेम थे, वो तो सिर्फ आदेश देते थे। हमारे पार्टी में आदेश पे चलती है बातें, तो आदेश देते थे आदित्य बन जा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। नगर विकास खाता मुझे मिल जाता, मुझे मिला नहीं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मिलता, मैंने कभी मांगा नहीं। मैंने तो जो मांगे थे डिपार्टमेंट्स, और जो मुझे मिले भी, जो मेरे लिए रहे भी, वो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थे, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट था और टूरिज्म डिपार्टमेंट था। ये तीनों डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के भवितव्य के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो मैंने लिए, उसमें काम भी मैंने कर दिखाया है। एनवायरमेंट आरए को नहीं बचा पाए। आरए को मैंने बचाया एक तरफ से, जिसमें हमने 808 एकड़ जंगल घोषित किया। वहाँ के सारे जो आदिवासी गांवठान थे, पाड़े थे, उसको भी हमने बचाया, उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया है। आरए की जो कारशेड की बात है, याद आ गया, आरए सेव्ड। लेकिन जो कारशेड की जो बात है वो इन्होंने गलत की वापस लाके, क्योंकि 2034 में जब मैक्सिमम हेडवे होगा ट्रेन्स का, मेट्रो 3 का, उनको कांजूर मार्ग जाना ही पड़ेगा। मेरी जो बात थी वो साफ थी। कांजूर मार्ग में जो 102 एकड़ का प्लॉट है, वहाँ मेट्रो लाइन 3, 6, 4 और 14, ये चारों मुझे लाने थे। सारे जो लैंड एक्विजिशन के पैसे बच जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बच जाते थे, मेंटेनेंस के पैसे बच जाते थे, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे बच जाते थे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाती, लगभग 10,000 करोड़ हम बचाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आरए में इन्होंने ये कारशेड लाई। कारशेड पिछले साल तैयार हुई, क्योंकि 6 महीने का काम था, पूरी लाइन अभी तक तैयार नहीं हुई। इन्होंने डिले किया, इन्होंने एस्केलेशन किया। मेट्रो लाइन 4 के लिए ज़मीनें ढूंढ रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिशियन ज़मीन लेगा, उससे फिर ये लैंड एक्वायर करेंगे। 14 का सेम होगा। 6 के लिए भी आज भी जा रहे हैं वही कंजूर मार्ग प्लॉट में, जहां मैंने वो देखा था कि ये प्लॉट सही है। अभी सॉल्ट कमिश्नर कह रहे हैं नहीं ये तो हमारा नहीं है। तो क्यों आपने लिटिगेट किया था? 50% पार्टनर इस ही मेट्रो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो क्यों आपने तकलीफें खड़ी की थी? मैं तो हमारे ट्रेजरी के बारे में सोच रहा था कि कैसे पैसे बचाए और कैसे पर्यावरण को संभाले, क्योंकि विकास ही शाश्वत होना चाहिए। जोशीमठ जैसे नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी टनल खोद दिया, कहीं से भी ब्रिज बनाया और सारी चीज़ें नीचे आ रही है। ये जो NHAI का मॉडल है, नहीं चलेगा देश में। आप विकास की बात कर रहे हैं, मुझे वर्डली में आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कैंडिडेट और आपके दोस्त मिलिंद देवड़ा, आपने अभी लगभग 5 या 6 मेरे दोस्त ऐसे जिक्र किया है, तो वो सब लोग इतने फॉन्डली इंटरव्यूज में आपका जिक्र करते हैं। देखिए मैं कितना प्यारा आदमी हूँ। जीशान सिद्दीकी ने कहा हाँ मेरे दोस्त हैं, शायद आप लोग क्रिकेट भी खेला करते थे, कुछ बचपन का झगड़ा भी हुआ था। 1-2 मैच किसी टूर्नामेंट में हुई, लेकिन ऐसी गहरी नहीं। एंड मिलिंद देवड़ा ने भी कहा कि देखिए मैं पर्सनल कैपेसिटी में, मी एंड आदित्य वी वर फ्रेंड्स,
आप लोग दक्षिण भारत के किसी शहर में भी गए थे कॉन्फ्रेंस में, साथ में उन्होंने उसका भी वो जिक्र ऑफ किया। द चार्ट कॉन्फ्रेंस थी। वो कॉन्फ्रेंस का रूल ही चैटम हाउस से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर उन्होंने उनको ये पता नहीं बताया कि आप लोगों ने बातें क्या की। अच्छा, आप कह रहे हैं ये भी नहीं बताना चाहिए था कि आप साथ में गए। नहीं, वो जहाँ वो कॉन्फ्रेंस ही वैसी होती है। आप देखिए, काफी सारे इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। मुरली देवड़ा जी का परिवार, ठाकरे परिवार, आप लोग पुराने राजनीतिक परिवार तो हैं क्या वो मुंबई उचित के। समझते हैं कि वही परिवार के नाते मुझ पे आके लड़े, मुझसे आके लड़े? और क्या मैं वो शिवसेना में आना चाहते थे पहले? देखिए, मैं कभी भी अब ये इतना लंबा पॉज लेंगे आप, मैं फिर और सवाल ये खोलूंगा। हैवी, 2000 ये लिटरेचर में से हैवी पॉज कहते हैं। जी 2019 के बाद आपकी बातचीत चल रही थी। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बात कहूंगा, मैंने कभी भी किसी भी पार्टी हॉपिंग को एनकरेज नहीं किया, मैंने डिस्करेज किया है। और जब कभी कभी किसी पार्टी के व्यक्ति, जैसे ये शख्स है, उनके पार्टी चीफ, नाम भी नहीं लेते आप। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी को पर्सनली टारगेट करना नहीं है, लेकिन जब उनके पार्टी चीफ या लीडर से उनकी गहरी दोस्ती होती है, मैंने ये सोचा है अगर मेरा कोई पार्टी का कलीग मुझसे एक दोस्ती के लेवल पे बात करता है, मैं विश्वास करता हूं, अगर मुझे ही धोखा देके मेरे अलायंस पार्टनर में चले जाए या किसी ऑपोजिशन में अब चले आपने जाए, राज्यसभा दी नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी को दे दी। तो देखिए, पर मैंने यही कहा था ना कि तब वो तो आए नहीं थे, लेकिन बाद में की भी जो बात हुई, उन्होंने जो कोशिश की, मैंने कहा क्या देखिए, बात हुई? मैं नहीं कहूंगा, मैं एक प्रोटोकॉल मेंटेन करता हूं, मैं एक मर्यादा मेंटेन करता हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं, मंत्रालय छोड़ दिया, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ा प्रोटोकॉल आपने। नहीं छूट सकता, ये मर्यादा होती है। जी। लेकिन कैसे है सौरभ जी, अगर आप किसी के साथ काम करते हो, किसी की पार्टी में काम करते हो, आज वो पार्टी को आपके पास या आपकी तरफ कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि पार्टी सत्ता से बाहर है, तो मैं ये नहीं एनकरेज करूंगा कि आपके पार्टी के चीफ और दोस्त को धोखा देके मेरे पार्टी में आओ। मैंने कभी भी जो भी आए हैं उनको भी यही कहा है, फर्स्ट रूल इज, जब भी पार्टी में आओ तो जो पिछली पार्टी है उन पे कभी बात नहीं करना, गंदी टिप्पणी मत करना, गंदी बातें मत करना, उनके जो सीक्रेट्स होते हैं या कहीं आपसी दोस्ती की बातें होती है वो गॉसिप मत करना, ये बातें ठीक नहीं होती, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन मैं यही कहता हूँ, वर्ली में जो मेरे साथ या मेरे सामने जो खड़े रह रहे हैं उम्मीदवार के रोल में, एक ही बात है कि अगर कमिटेड हो आप लड़ने को, तो फिर किसी भी कुशनिंग के साथ मत आओ। राज्यसभा की कुशनिंग हो, किसी दूसरा प्रॉमिस हो, फिर वो टाइम पास हो जाता है, फिर आप डेडिकेटेड सर्विस नहीं कर रहे हो। आप कुशनिंग की बात कर रहे हैं, आपके अपोनेंट्स कह रहे हैं कि कुशनिंग तो आदित्य ठाकरे को दी गई वर्ली की सीट से, इसलिए सचिन अहिर और जो भी चैलेंजर हो सकते थे सबको एक एक करके या तो पार्टी में लाया गया या जो ऑलरेडी थे उनको देखिए, एमएलसी बना मुझे दिया कहिए, गया, अगर कोई ताकि बड़ा आदित्य को डेब्यू के लिए एक सेफ सीट मिले। देखिए, अगर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी का, आपको लगता है कोई पार्टी खुशी से छोड़ के आएगा, या सिर्फ आप कहीं से उम्मीदवारी का फॉर्म भरे हो इसलिए मैं आपकी पार्टी में आ जाऊं? एक रिश्ता लगता है, एक प्यार का बंधन लगता है, वो है, हमने डेवलप किया है। वो आज भी या कल भी जो प्रवेश होने वाले हैं सुबह, अगर आप देखोगे बहुत सारे पार्टियों से, परसों एनसीपी एपी से आ गए हैं, बनसे से कई लोग आ गए हैं। ये हमने पिछले 5 सालों में जो काम किया है वो लोगों के सामने है, और अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ आए तो फिर मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन ये जो दोस्ती का नाता होता है वो मैं कभी नहीं तोड़ने दूंगा। वर्ली से आपके प्रतिद्वंदी ने एक बात और भी कही, हम लोगों ने उनसे जो बातचीत, जैसे आपसे बातचीत हम आपके आवास मातोश्री में रिकॉर्ड करें, उनसे बातचीत, वो जो रेस कोर्स है महालक्ष्मी वाला, वहाँ पे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी लीज थी, 99 साल के बाद इसको पार्क बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन आदित्य ठाकरे और उनके जो पिताजी सब सरकार में मंत्री थे, उस पर कोई फैसला नहीं ले पाए। हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पे पार्क बनेगा, इंस्पिरेशनल नेता बन गए। 120 एकड़ का ये, 180 एकड़ की रिक्लेम लैंड, और आप सोचिए कितना खूबसूरत होगा। देखिए, अगर हमने एलिटिज्म को तोड़ दिया है, सबके लिए खुल जाएगा। आदित्य ठाकरे ये काम नहीं कर पाए। बिल्कुल, और फिर वो जो क्लब हाउस बन रहा है वहाँ, वो क्या आप आम आदमी को मेंबरशिप देने वाले हो? जो अंडरग्राउंड कार पार्क बनने जा रहा है वहाँ के आम आदमी की कारें पार्क होगी? बात एक ही है। एकनाथ शिंदे का मकसद है कि सारे जो मुंबई के ओपन स्पेसेस है, जैसे रेस कोर्स है, विलिंगटन क्लब है, विलिंगटन क्लब का पता है उन्होंने क्या जीआर निकाला था कि 50 लोग सीएम अपॉइंट करेंगे। हर समय जब चेयरमैन की इलेक्शन हो तो चेयरमैन सीएम अपॉइंट करेगा। जो कितने सालों से, दशकों से चलता आया हुआ क्लब है, उसमें क्यों हस्तक्षेप करे कोई? चल रहा है, मेंबर क्लब है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, ग्रीन स्पेस उन्होंने मेंटेन की है, अभी तक जो ग्रीनरी है वो मेंटेन की है। सेम रेस कोर्स है, रेस कोर्स में अगर आप देखें तो आज भी इन्होंने ये जो गंदा निर्णय लिया है बाइफर्केशन का, उसके पहले भी हजारों मुंबईकर
ना सिर्फ वर्ली से लेकिन ताड़देव से हो, हाजी अली से हो, बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं वो चलने आते हैं, दौड़ने आते हैं, मॉर्निंग योगा के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, लाफ्टर क्लब है, ब्लाइंड क्लब है, पेट्स क्लब है, डॉग्स क्लब है, सारे क्लब्स हैं वहाँ। तो फिर कौन रोक रहा है किसी को? मेरा विरोध सिर्फ एक ही बात को है, जब आप किसी भी बड़े प्लॉट का, जैसे ये 226 एकड़ का प्लॉट है, ओपन स्पेस है, उसको बाइफरकेट करते हो, तब आप इंक्रोचमेंट को एक तो जगह दे रहे हो, दूसरी चीज़ आप वहाँ एक काफ़ी सारे हटमेंट्स हैं क्योंकि वहाँ की जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। इन्होंने कहा है वहाँ हम एसआरए बनाएंगे। क्यों करना चाहते हो बिल्डिंग्स? वहाँ घर है, उनको पक्के घर दे दो, लेकिन जो बिल्डिंगें आएगी क्या वो आम आदमी के लिए होगी? कह रहे हैं गरीबों को कब तक गरीब रहने दें, उनका तो उद्धार यही किया तो जाना हम कह जरूरी रहे हैं, है। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम मुझे कह रहे समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों लोग इतना विकास करना चाहते हैं वर्ली का। वो शायद उनकी गलतफहमी है, उनके नेता को उन्होंने अभी तक जाना नहीं है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने पार्टी दूसरी तय कर ली है, पिछले 2 साल बहुत तय कर रहे थे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन ये अब जो आपने नेता एंट्री कराई नहीं तो वहां चले गए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्लाउडेड नेता हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि रेस कोर्स हो या विलिंगटन क्लब हो, हम तो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आज भी आम नागरिक जाते हैं चलने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। इनको वहाँ क्लब हाउस बनाना है पड़ा, उनको वहाँ अंडरग्राउंड कार पार्क बनानी है 2000 कार्स की, जो कि सामने ही कोस्टल रोड पे अंडरग्राउंड कार पार्क 2000 कार्स की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स घुसाने के लिए करना चाहते हैं। फिर ये जाएंगे जो मरीन ड्राइव पे जिमखाने है वहाँ, फिर जाएंगे सीसीआई पे। ये सारी जो बातें, जैसे वर्ली में वर्ली डेयरी है, डेयरी टेनेमेंट एक तरफ है, डेयरी की बिल्डिंग एक तरफ है। हमने कहा था हम वहाँ वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम और ओपन स्पेस बनाएंगे ताकि वहाँ के लोकल लोग भी चल सके और टूरिस्ट भी आ सके। इन्होंने क्या किया है, अभी इनको मोनेटाइज करना है ज़मीन को। क्यों मोनेटाइज करना है हर ज़मीन को? एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है आदित्य ठाकरे जी कि यदि आपका गठबंधन महाविकास अघाड़ी सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे तो फिर दोबारा से उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? एक बात स्पष्ट है, पिछले 2.5 साल में जो भी सर्वेज हमने देखे, जो भी ट्रैकर्स हमने देखे हैं, जो भी पब्लिक पोल्स हमने देखे हैं, अगर एक व्यक्ति का नाम ऐसे आ रहा है कि सबसे विश्वासु है, हम विश्वास करते हैं, भरोसा है इस आदमी में, इस व्यक्ति में, तो वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे, यही व्यक्ति का नाम आता है। और सारे पार्टीज ये एक्सेप्ट करते हैं, सारे पोल्स भी एक्सेप्ट करते हैं, पोलस्टर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। जब आप कहते हैं कि सारी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं तो उसमें नाना पटोले भी हैं। लेकिन सारे पार्टीज एक्सेप्ट करते हैं कि ये ट्रैकर में आ रहा है। लेकिन जब बात आती है चेहरे की, तो ऑफ कोर्स कभी भी जब आप एक अलायंस में होते हो, जैसे हम भाजपा में थे पहले, अभी महाविकास आघाड़ी के साथ जब संविधान के लिए हमारा एक गठबंधन बन चुका है, महाराष्ट्र के हित में बन चुका है, हमने यही सोचा कि चलो, उन्होंने भी ये सोचा कि फाइनली महाराष्ट्र हित के लिए हमें एक साथ लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लानी है, बाद में तय करेंगे। लेकिन आज तो सीट भी सबसे ज़्यादा नहीं मिली, कांग्रेस की 102 आपकी 96। एग्जैक्टली, तो हमें कोई दुख नहीं है। और यही जो मैं कहना चाहता हूँ ना, ये जो भाजपा आरोप करती है कि हमने इसके लिए छोड़ा, उसके लिए छोड़ा, ये बात साफ कर देती है कि हम सेल्फिश नहीं है। हम दोस्तों की दोस्ती निभाते दोस्तों से। इनफैक्ट लोकसभा में भी जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमसे बेहतर हुआ, हम बहुत ही खुश थे। हम किसी के दुख में सुख नहीं मानते, हर एक के सुख में सुख मानते हैं। इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या नहीं? देखिए, अंतर्गत जो भी विषय होता है उस पर चर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई मतभिन्नता हो तो फिर सब कहते हैं कि चलो। ऐसी मतभिन्नता की कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले के लिए कहा गया कि भाई ये ना आए सीट शेयरिंग की बातचीत में, ये बड़े उग्र हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपको पता है, संजय राउत जी और नाना जी दोनों ओपनली भी फिर साथ में आके दोनों ने बात की है। तो जब भी 3 पार्टी साथ में आते हैं, फिर और दोस्त भी होते हैं उसमें, तो नोकझोंक तो थोड़ी होती है, खींचातानी भी होती है, और होनी भी चाहिए। धारावी प्रोजेक्ट, आप इस पे बात करना चाह रहे थे, बताइए क्या धारावी है, रिजर्वेशंस कोलीवाड़ा है। शिंदे फडणवीस सरकार का कहना है बाकायदा ग्लोबल टेंडर रिलीज किए गए, 3 प्लेयर आए, जिसमें अडानी ग्रुप ने 5200 करोड़ से ज़्यादा का दांव लगाया। दूसरे नंबर पर डीएलएफ था, जिन्होंने 2025 करोड़ का दांव लगाया। तीसरा नमन ग्रुप था, जिनकी बोली योग्य नहीं पाई गई। और इस आधार पर धारावी के रीडेवलपमेंट का काम, जो कि 2005 से जिस पर बातचीत चल रही थी, और तब भी एक अनुमान लगाया गया था कि 5600 करोड़ के लगभग खर्चा आएगा, ये आगे बढ़ रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इस पर क्या आपत्ति है? हमारी आपत्ति साफ है कि हमारे मुंबई को मत लूटो। धारावी का टेंडर हमारे समय में भी बन रहा था, हम भी चाहते हैं कि धारावी का विकास हो, पुनर्विकास हो। लगभग धारावी अगर आप देखें तो 300 एकड़ में हटमेंट्स है और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ भी है। ये माइक्रो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ लाइवलीहुड इस माइक्रो इंडस्ट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है। उसी के साथ वहाँ कोलीवाड़ा भी है। अभी ये 300 एकड़ का जो प्लॉट है हटमेंट्स और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का, अगर इसे रीसेटल करना हो, इसका विकास करना हो, तो ऑफकोर्स आपको
कहीं ना कहीं ज़्यादा जगह चाहिए, वहाँ आप एक तो प्रोजेक्ट ट्रांजिट कैंप बना सकते हो या बिल्डिंग्स बना सकते हो जिसमें की टू की शिफ्टिंग हो सकता है। इसलिए हम रुके थे रेलवे की लैंड मिलने तक और जो टाटा पावर रिसीविंग स्टेशन है उसकी लैंड मिलने तक, दोनों मिल गए। अभी वो प्लॉट जो बन चुका है वो 540 एकड़ का बन चुका है। 540 एकड़ के प्लॉट के मिलने के बाद अगर हमारी सरकार भी होती, हम टेंडर जाहिर करते और जो जारी टेंडर करते उसमें शायद अदानी जी जीत जाते, कोई और भी जीत जाता, कोई दो राय नहीं इसमें, और जीतना भी चाहिए जो भी कर सके। लेकिन इस टेंडर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टेयरकेस प्रीमियम एग्जाम कर दिया है, ओपन स्पेस प्रीमियम एग्जाम कर दिया है। जो प्रीमियम बीएमसी को आना चाहिए एज लैंड ओनर, 70% लैंड ओनर इज बीएमसी, 5,000 करोड़ का प्रीमियम है, वो जाएगा धारावी प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट को यानी DRPL को। वो जो अदानी जी है जिसमें लीड पार्टनर है, आप सोचिए अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, मैं चेक पे टू सेल्फ करके खुद को ही ले रहा हूँ, जो जाना चाहिए बीएमसी को। इसके आगे जाके सबसे डरावनी बात यह है, बहुत सारी डरावनी बातें उस टेंडर में हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आपको इस मुंबई में कहीं भी TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, बिल्डिंग अगर आपको आपकी इमारत ज़्यादा करनी हो, FSI जो आपका है उससे भी ज़्यादा करनी हो, ऊंची करनी हो, तो TDR खरीदना पड़ता है। जिसके पास TDR होता है, कोई बिल्डर हो, कोई कॉर्पोरेट हो, TDR खरीद के रहते हैं। पहले 50% TDR अदानी जी से ही खरीदना पड़ेगा। ये सख्ती क्यों है? वो कब से हमारे शहर के मालिक बन चुके हैं। तो आपकी आपत्ति उन शर्तों पर है? इन शर्तों पे है। आगे जाके उन्होंने इस टेंडर में ऐसा लिखा है कि अगर अदानी जी है, वो अदानी ग्रुप कोई परवानगी के लिए, कोई परमिशन के लिए बीएमसी को लिखे, MMRD को लिखे, SRA को लिखे, UD को लिखे या CM को भी लिखे और 15 दिन में रिप्लाई नहीं आए तो इट्स डीम्ड पास्ट। अगर सरकार ना कहे लेकिन अदानी जी को लगे नहीं ये मुझे चाहिए, इट्स डीम्ड पास। तो ये बातें यानी हमने ओनरशिप मुंबई की उनको दे दी। अच्छा, ये सब करके आज धारावी में अगर आप देखें तो लगभग 4 से लेके 4.25 लाख की पॉपुलेशन है। बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, बहुत सारे माइग्रेंट फैमिलीज रहते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इसमें से 1.5 से 2 लाख फैमिलीज को ये इनएलिजिबल करने वाले। तो ये जाएंगे कहाँ? तो इनके लिए अभी अदानी जी ने और सोचा है कि ये 540 एकड़ अलग, मुंबई में और 540 एकड़ ले रहे हैं। कुर्ला में 21 एकड़ का प्लॉट का कहना यह है कि जो लोग पात्र नहीं पाए गए तो अगर पात्र नहीं है, उनको एडजस्ट तो पात्र नहीं है तो आप फिर क्यों बना रहे हो धारावी को? अच्छा, पात्र नहीं है ना, तो आपने क्यों ये किया है कि हमारे अगर फिर आप 20 और बना रहे हो, ये अपात्र लोगों के लिए बना रहे हैं। मड आइलैंड में 140 एकर्स लिया है, कांजूर विक्रोली और भांडुप में 255 एकर्स लिया है, 21 एकर्स कुर्ला में लिया है, हमारे सारे जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट है वो लिए हैं, वो 540 एकड़ यानी 540 प्लस 540 एकर्स 1080 एकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अपात्र है वो तो बनेंगे ही अपात्र, लेकिन धारावी का जो डेंसिफिकेशन है, अगर आप 4 का FSI ले तो 4 लाख से धारावी में इजीली 16 लाख तक लोग बस जाएंगे। और 16 लाख लोग उस छोटे से धारावी में अगर बस जाएंगे 300 एकड़ में, तो रास्ते कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? तो बीएमसी है। लेकिन आप उनका प्रीमियम देने को तैयार नहीं। बीएमसी में चुनाव नहीं हो रहे हैं। बीएमसी में चुनाव नहीं हो रहे हैं। आशीष सेलार कह रहे हैं आपकी वजह से नहीं हो रहे हैं। सुनिए, बीएमसी में चुनाव नहीं हो रहे, बीएमसी का रेवेन्यू आप खा जा रहे हो, बीएमसी की आपको परमिशन की जरूरत नहीं लगती है, तो फिर 1080 एकर्स के मालिक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हो। क्यों नहीं हो रहे बीएमसी में क्या ये चुनाव? आपको मुमकिन लगता है? क्या ये मुनासिब लगता है? क्या ये सही लगता है आपको? नहीं हो सकते ये बात। ये देखो, मेरे शहर को मत लूटो। और बीएमसी के चुनाव की जो बात है, हम तो 2 साल से कह रहे हैं बीएमसी क्या, विधानसभा की भी चुनाव लगाओ, लेकिन बीएमसी के चुनाव नहीं कर रहे। ठाणा जो उनका खुद का गढ़ समझते हैं वहां नहीं कर रहे। नागपुर जो वो आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आपने लिटिगेशन कर रखा है रिजर्वेशन। सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? और लिटिगेशन की बात है ना, तो कहिए लॉयर्स को अपील होने के लिए। आपके लॉयर्स, अगर सरकार के लॉयर्स अपीयर नहीं हो रहे तो हम क्या करें? डेट पे डेट मांगते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख मांगते जा रहे हैं। लेकिन जो भी निर्णय हो, जो भी फैसला हो, कर दीजिए और लगाइए चुनाव, ऐलान कर दीजिए। हम तो 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव नहीं करवाने थे, क्योंकि अगर ये बात प्रीमियम माफ करने की बीएमसी में जाती और वहां स्थानिक लोक प्रतिनिधि होते तो ये बात लोगों के सामने आती। इन्होंने क्या किया, एकनाथ शिंदे ने क्या किया, पिछले 10 या 12 कैबिनेट में हर एक निर्णय में 2 या 3 ऐसे निर्णय लिए, जैसे टोल माफी, आप 50 रुपए नहीं भरोगे टोल पे, ठीक है नहीं भरोगे, लेकिन अदानी जी 5,000 करोड़ रुपए नहीं भरेंगे। ये छुपाए उन्होंने निर्णय। ये बात है, वो गलत करे। और यही हम कह रहे हैं अदानी जी को भी कि देखिए, आप दुनिया के सबसे अमीर बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस शहर में विकास कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लैंडलॉर्ड बनिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
मुंबई के जो अधिकार है वो मुंबई करों के ही हाथों में रहने चाहिए और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ही हाथों में रहने आप चाहिए। मुंबई जो के- टैक्सेस है वो दीजिए। आप मुंबई के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपके विपक्षी कह रहे हैं बीएमसी में रहते हुए आप लोगों ने खिचड़ी घोटाला कर दिया। तो जो कह रहे हैं जिसको अरेस्ट कर दिया सूरज चौहान को, तो वो बेचारा जेल में है, लेकिन वो कंपनी का जो मालिक है वो शिंदेगढ़ में नेता बन चुका है, तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? कीजिए अरेस्ट। सूरज चौहान को आप जो कर्मचारी था उस कंपनी में, अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसको अरेस्ट किया है ना, तो फिर वो जो ओनर है उसको नहीं अरेस्ट कर पाते आप? उन्होंने संजय राउत के करीबी सारे के सारे जो ये बातें थी उस पे साइन किसकी होती थी? एकनाथ शिंदे की होती थी। तो फिर क्यों अभी आगे उनका इन्वेस्टिगेशन इशारा नहीं हो रहा? संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की तरफ भी। नहीं, हम यही कहते हैं ना कि अगर कोई भी इसमें जिम्मेदार है तो चलो जिसने साइन किया है, पहले तो नागपुर का भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का करो, मुंबई का भी करो। हम तो ओपन है, हम तो पहले से कहते आए कि करो। एक तो पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कोविड मैनेजमेंट में जो हमारी बदनामी करना चाहते हैं वो इसी वजह से करना चाहते हैं कि जैसे गंगा में लाशें बह रही थी वैसे महाराष्ट्र में नहीं बही, जैसे सूरत में एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी वैसे महाराष्ट्र में नहीं हुई। महाराष्ट्र की प्रशंसा WHO ने भी की है, धारावी मॉडल की है। तो यही प्रशंसा को तोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आपने कोविड मैनेजमेंट के नाम पे 12,500 रुपए का घोटाला किया है। 12,500 रुपए का? जी सॉरी, 12,500 करोड़ रुपए का। तो मैं यही कहता हूं ना, यानी उनको कोई भी फिगर वो लगाए, सरकार किसके हाथ में है? केंद्र सरकार किसके हाथ में है? ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से सिवाय सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की ऑडिट कीजिए और जिसने साइन की है उसको इन्वेस्टिगेशन में बुलाओ एकनाथ शिंदे को। ये मराठा आरक्षण को लेके क्या रुख है आपका? देखिए, हमारा रुख यही है कि आज देश में हो या फिर हमारे राज्य में हो, बहुत सारे ऐसे जाति हैं जिनको लगता है कि अभी तक उनको पीछे खींचा गया है, गरीबी है और उनको लगता है कि कुछ ना कुछ उनके हक में आए, न्याय मिले। मैं सहमत हूँ। आज भी हमने कहा है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। जो 50% की सीलिंग है वो पार्लियामेंट हटा दे, हमारी सरकार आने के बाद हम हटा देंगे। लेकिन मैं थोड़ा उससे आगे जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लार्जर पिक्चर देखना चाहता हूँ, सिर्फ आरक्षण नहीं, उसके आगे जाना चाहता हूँ। चलो पल भर के लिए मान लीजिए कि आज आरक्षण मिल गया। हम किसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं? जॉब्स के लिए मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में जॉब्स कहाँ हैं? सारे के सारे जॉब्स भाजपा तो लेके जा रही गुजरात में। तो फिर हमें आज जो लड़ा रहे हैं, भाजपा जिस राज्य में जीती हुई, आप 2013 से देखिए, फिर वो हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, एक जाति को अलग किया है, दूसरे जाति से लड़ाया है, फिर तीसरी जाति को लाया, उसमें लड़ाया है, फिर कहते हैं हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा है और फिर कारपेट बॉम्बिंग करते हैं। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान या कहीं से बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। यही उनका कैंपेन है, यही उनका शुरू होता है, यही उनका समाप्त होता है। डेप्थ कहाँ है कैंपेन में? आज उन्होंने 2014 से 2024 तक 10 साल बहुमत की सरकार की थी, उनकी राज किया है। एक काम मुझे बताइए जो महाराष्ट्र में उन्होंने सही किया है या पिछले 2.5 साल में उन्होंने सही किया। मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगों से आप सहमत हैं? मुझे लगता है, देखिए, इस पे जाहिर सी बात हो सकती है और ये बातें हमने भी की है, उनके जाके भी मिले, लेकिन उन पे जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत था। लाठीचार्ज हुआ था। क्या कह के कन्विंस किया आपने उन लोगों को कि अपने कैंडिडेट वापस ले लो? हमने नहीं किया। उन्होंने, मनोज जरांगे पाटिल साहब ने ही देखा कि क्या स्थिति है राज्य में, कैसे मराठा हो, बैकरूम ऑपरेशंस कुछ तो होते हैं। हम बैकरूम में हम कर ही नहीं सकते, हम राजनेता है ही नहीं। इसलिए तो जो भाग के गए वो भाग के गए ना, हमें राजनीति आती ही नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत है। किसी का आरक्षण लिए और उसका बिना वही तरीका कि सबको कुणबी जाति में गिन लिया जाए। हम यही कहते हैं कि ये सीलिंग बढ़ाना पड़ेगा। सबके जो हक है वो आबादी रख के, सबके जो हक है उसको प्रोटेक्टेड रख के, उसका रक्षण करके हमें सबको न्याय देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखें तो मराठवाड़ा में भी हो या कहीं पे भी हो, स्थिति किसी की भी अच्छी नहीं है। आज किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं, आज युवा बेहाल घूम रहे हैं, बेरोजगार है। अगर आप देखें तो हर एक को लगता है कि यार मुझसे नाइंसाफी हुई, और ये लोग सही ये बात। पूछेंगे कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कितने रोजगार दे दिए हमने रोजगार निर्मित के लिए काम किया। आज जिस हॉल में बैठे हम, उसी हॉल से लॉकडाउन 1 में हमने मैग्नेटिक महाराष्ट्र का पहला प्रोग्राम लिया था ऑनलाइन। हमारे कार्यकाल में लगभग 6 लाख करोड़ की निवेश हमने महाराष्ट्र में हमने लाई, MOU साइन करवाए। MOU जो साइन किए हैं उसका वाइट पेपर एक न्यूज़पेपर ने न्यूट्रली किया था, क्योंकि आज के जो उद्योग मंत्री है उन्होंने कहा था ये आदित्य झूठ बोल रहा है, जो हमारी सरकार में थे, लेकिन उन्होंने आरोप किया था कि आदित्य झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर ने जब एनालिसिस की तो 95%
जो MOUs हैं वो सही निकले, खरे निकले, उसका कन्वर्जन हो रहा है ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज प्लांट्स। मुझे एक प्लांट ऐसे चाहिए जो इन्होंने 2.5 साल में लाया हो। उनका ये दावा है कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र निवेश आकर्षित करने के मामले में फिर से नंबर 1 उनका जो हो गया। दावा है, निवेश एक बात हुई, लेकिन निवेश के आगे जॉब क्रिएशन क्या है? निवेश एक आपके भी कंपनी में आ सकता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आपने कितने जॉब्स बढ़ाए महाराष्ट्र में? निवेश और जॉब क्रिएशन में एक बहुत फाइन लाइन है, वो दिखानी जरूरी है। अंतिम सवाल इस लंबी बातचीत का, हम जिस कमरे में बैठे हैं बाईं तरफ एक बड़ी सी कुर्सी, बड़ा सा तख्त है, दोनों तरफ शेर बने हैं, भगवा कपड़ा और रुद्राक्ष की माला। आपके दादाजी बैठा करते थे यहाँ? जी। जी। क्या है आपकी उनसे जुड़ी शुरुआती राजनीतिक स्मृतियाँ? एक तो है कि हमेशा पूरी ज़िंदगी में वो दादाजी करके ही पेश आए, और मुझसे यानी हमारा एक यादें तो काफ़ी है, यानी बहुत सारी यादें तो ऐसी राजनीतिक भी है, क्योंकि मैं लगभग 6 साल तक घर में सबसे छोटा बंधुओं में और भाइयों में था मैं, यानी मेरी जो सारे कज़न्स थे वो एल्डरली थे, मुझसे कोई छोटा था तो तेजस, वो 6 साल बाद पैदा हुआ, तो मैं सबसे छोटा था, तो ऑफ कोर्स कुछ भी कर सकता था। जब इनकी मीटिंग्स चलती थी, भागा दौड़ी तो चलती ही थी, कभी क्रिकेट खेलो इनसे, कभी इंडिया की मैच हो तो इनको इंडिया की जर्सी पहनने को फोर्स कीजिए, उनके साथ मैच देखिए। तो इंडिया की जर्सी पहन के बैठते थे? जी, कभी कभी पहनी उन्होंने। वो कभी इंडिया नाजुक स्थिति में आए क्रिकेट खेलते वक्त, तो फिर वो तो प्रार्थना में लग जाते थे, पूरा माहौल टेंस होता। मुंबई इंडियंस भी इतने सपोर्टर थे वो मुंबई इंडियंस के कि वो दादा और नाना, अगर थोड़ा भी मूड हल्का सा इधर उधर लगा तो पता चलना चाहिए कि मुंबई इंडियंस की स्थिति कुछ ठीक नहीं है IPL में। तो क्रिकेट के तो फैनेटिक्स थे ही, लेकिन इसीलिए आसपास में खेलते खेलते बड़ा हुआ, और काफ़ी सारे याद क्रिकेट के फैनेटिक्स कहा, मुझे पाकिस्तान के मैच के पहले पिच की खुदाई याद आ गई। जी, लेकिन वो भी बात यही थी कि अगर आप टेररिज्म बंद करो तो खेल सकते हैं, जब तक टेररिज्म है तब तक नहीं खेल सकते। अभी आपका क्या सोचना है? उन्होंने जाके पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी से गले नहीं लगाए। संजय राउत ने ये बात लिख दी थी, फिर नरेंद्र मोदी जी का उद्धव ठाकरे जी को फोन भी आया था। लेकिन हम यही है ना, आया था? पता नहीं मुझे, मैं तो फोन के ये दिखता नहीं, लेकिन ये जो पता नहीं क्या क्या आपने, मैं तो जाहिर से बात कर रहा हूँ ना कि इन्होंने जाके कभी गले नहीं लगाया था, और दूसरों को नहीं कहा था गो टू पाकिस्तान फिर बाद में। लेकिन पाकिस्तान तो आप भी, ये मैं आरे वाले केस में देख रहा था कि इन अधिकारियों को POK भेज दो। किसने कहा था? आपने कहा था। नहीं, POK जी नहीं, मैं आपको कोट कर देता हूँ सर। ठीक है फिर, लेकिन एक ही है, मैं तो यही कहता हूँ। आप देखिए, यानी मुझे POK का याद नहीं, बट एक ही है, अगर किसी ने ज्यादती की हो तो मैंने ऐसे कहा होगा कि यार उधर भेज दो, यहाँ के ज्यादती कर रहे हैं। जिस जोश के साथ MMRCL आरे में एक पारिस्थितिकी तंत्र को धूर्ततापूर्वक और तेजी से काट रहा है, शर्मनाक और घृणित है। इन अधिकारियों को POK में तैनात करने के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें पेड़ों के बजाय आतंकी शिविरों को नष्ट करने का यस, तो इस रेफरेंस में मैंने वही सोचा था कि MMRDA उधर क्यों भेजे, ये लल्लन टॉप पे कहा जा रहा है तो तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त होगा। बिल्कुल, लेकिन वो आपने ये दुरुस्त नहीं किया है कि हमारा देश क्या 99 साल के लीज पे है कि नहीं है आज़ादी अपनी। You saw that reel? अरे भाई, भाजपा के साथ थे तो वो क्या किस में बिलीव करते वो तो जानना जरूरी होता। वो उनकी जिला स्तर की एक नेता का बड़ा दिलचस्प दावा था। ठीक है, काफी लोगों ने नहीं, लेकिन यही याद है, यानी दादाजी के साथ मुझे एक तो याद है, दादाजी और अटल जी की मुलाकात राजभवन में हुई थी। तब उनके साथ मैं लगभग 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, और मैं ही उनके रूम में था, बाकी कोई दूसरा नहीं था। तो वो दोस्ती थी। फिर स्कूल में आपने क्या कहानियां सुनी हैं? फिर प्रणब दा जब घर पे आए थे, वो और पवार साहब थे, पवार साहब और उनकी दोस्ती मैंने देखी है, सुशील कुमार जी और उनकी दोस्ती मैंने देखी है, विलासराव जी और उनकी दोस्ती देखी है, अडवाणी जी और उनकी दोस्ती देखी है। तो ये सारे ये बातें देखी है। और उनका जो ये हमको आदित्य बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि हम पत्रकारों से बात करते थे जो शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के खिलाफ लड़ते थे, तो वो फ़ोन पे कुछ बोलते थे, लेकिन रात में वो, एक तो आपके दादाजी गुनगुनी बियर पिया करते थे। मैंने किसी से पूछा, राजीव जी बोले हाँ, कि गुनगुनी क्यों, तो बोले नहीं, उनको बोलने का बहुत काम रहता था ना, ठंडी बियर पियेंगे तो गला बैठ जाएगा। दिलीप कुमार के साथ उनके मतभेद रहे हों नहीं रहे हों, लेकिन ये साथ में बैठने का था। अब ये कल्चर नहीं बचा है। बच्चन साहब के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे अंबानी साहब के साथ थे, जैसे बच्चन साहब के साथ भी थे पारिवारिक रिश्ते। मुझे याद है जब ऐसे रिश्ते थे कि आपके चाचा राज ठाकरे के
शादी के रिसेप्शन में बच्चन साहब आ रहे थे तो वो नाराज हो गए कि सब फोकस वहां जा रहा है। नहीं, और आपको बताओ, यानी जब आखिरी 3-4 दिन थे तो बच्चन साहब के भी यानी यहाँ आना जाना बहुत था। तो एक ये जो रिश्ते उन्होंने बनाए, देखो इनका यही था। और जो आपने भी पहले बयान पढ़े हो या बाद में भी आपने पूछा होगा ये चेंजिंग क्यों है, ये इवॉल्विंग क्यों हुआ, ये उनका बात करने का तरीका यही था, मन में कुछ रखते नहीं थे, जो भी दिल को लगे वो बोल देते थे। और बोलने के बाद अगर कोई सामने से उनको कन्विंस कर पाए कि साहब ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो उनसे बातें करते थे और समझ भी जाते थे। तो उनका दिल का नाता बहुत स्पष्ट था। से सरकार चलाते थे, आप लोगों को नहीं, आप देखिए, सत्ता हाथ में लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप देखिए उनकी जो दोस्ती थी राजनीतिक, शायद मतभिन्नता भी होती, लेकिन दोस्ती थी, किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया था कभी उन्होंने। और रिमोट कंट्रोल की अगर आप बात करें तो उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हम कोशिश भी नहीं करते। कई लोग मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि उनकी जो लड़ने का स्पिरिट है वो हम में है, उनकी जो साफ बात करने की तरीका है, सोचने का तरीका है वो हम में है, लेकिन हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते, ना उनके एक इंच भी क्लोज जा सकते, क्योंकि वो थे, वो भगवान जैसे है हमारे लिए, वो भगवान ही है। घर में इस बात की कोई हिचक थी जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि हेडलाइन बन रही थी तो? नहीं, मुझे लड़ना था, ऑफ कोर्स। यही बात थी कि लड़ना मुझे इसीलिए था क्योंकि मेरी जो आदत रही है पहले से, यानी पिछले 10 सालों से, जब भी मैं बीएमसी में भी एक्टिव था, एएमसी के साथ हो, म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ हो, हमारी मेयर साहिबा जो थी उनके साथ हो, मैं रात को चले जाता था रोड के इंस्पेक्शन के लिए, किसी काम के इंस्पेक्शन के लिए। और ये फर्स्ट हैंड जानना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और सेवा करना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो स्टाइल वो हो गई। और फिर लोगों ने ये भी कहा कि आदित्य ठाकरे और उनकी कोटरी, जिसमें उनके कजिन वरुण सरदेसाई भी शामिल हैं, उन्होंने एक अलग प्रेशर ग्रुप बना लिया और इसके चलते कद्दावर नेता एक एक करके जाने लगे। दे वर फीलिंग इंडेंजर्ड। अरे इतनी कोटरी अगर स्ट्रांग होती तो हम केंद्र सरकार को ही गिरा देते ना। ये जो बहुमत की जो हुकुमशाही थी जो संविधान के खिलाफ है, लेकिन देखिए ये सारी जो बातें संविधान के खिलाफ 2019 के बाद हुई या पहले? नहीं, आपको बता तो मैं, ये 2024 के चुनाव के पहले मुझे एक बड़े बीजेपी के नेता ने, अभी पूर्व एमपी है, अभी एमपी नहीं है, इस बार चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने मुझसे कहा था कि आदित्य ये संविधान बदलना चाहते हैं। और ये बात जो है सिर्फ इन्होंने नहीं, 4 या 5 उनके उम्मीदवारों ने जी स्टेज से, मंच से कही है कि 400 पार दीजिए, संविधान बदलना है। और संविधान बदलने की बात उन्होंने जो शुरू की वो महाराष्ट्र से शुरू की। जो महाराष्ट्र में उन्होंने एक असंवैधानिक सरकार बनाई है, वो तो संविधान को बाजू में ही रखी। कभी कोई भविष्य में संभावना कि शिवसेना और भाजपा फिर से एक हो जाएं? नहीं, उनसे पूछे क्या वो नकली संतान से बात कर सकेंगे? क्या वो भटकती आत्मा पवार साहब को जो उन्होंने कहा है, या मेरे पिताजी को नकली संतान कहा है, उनसे बात कर सकेंगे? यही बात तो है ना कि जो रिश्ते थे या जो दोस्ती थी, दोस्ती बातें तो आप लोगों ने भी कही। आपने बट आदिल शाही से तुलना की थी 2014 के चुनाव में, और कुछ ही महीनों के बाद आप लोग साथ थे। नकली संतान नहीं कहा, हमने किसी को भटकती आत्मा नहीं कहा। आप अफजल खान का आपकी पार्टी जो वैसे ही चल के आ रहे हैं महाराष्ट्र पे, वैसे ही चल के 2014 के विधानसभा चुनाव में, कुछ ही महीनों के बाद आप लोग साथ थे। वैसे ही आक्रमण तो कर रहे हैं, वैसे ही तो आक्रमण कर रहे हैं। आज सब लूट के ले रहे, सूरत का जो लूट हुई उसका बदला वो ले रहे। लेकिन हम जो भाजपा अभी की है, ये देखो भाजपा की आवाज आ रही है, शायद उनका किसी को, जो भाजपा अभी की है, जो घर जलाती है, जो आप क्या खाते हो उस पर इंसान को जला सकते हैं, ऐसी भाजपा के साथ हम नहीं जा सकते। जमघट में आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही तो हैं जो असल मालिक हैं, जिनके नाम पर जनादेश मिलता है, जिनके मत से किसी का इकबाल बुलंद होता है और कोई विपक्ष में बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करता है। आदित्य ठाकरे जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।